वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 6 का सेकंड चैप्टर लेकर के हम आ चुके हैं आपके लिए। एनसीईआरटी का चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो बच्चों हमारे पास ये बेहतरीन सा पीपीटी है जिसमें हम आपको पूरे चैप्टर को बहुत इजी और बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत क्लियर समझ में आएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारा सीरीज़ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का सीरीज़, इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को देखते हैं और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए हम इस पीपीटी का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम रिवीजन करेंगे बाद में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो तैयार हो जाइए, आपको अभी पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए क्योंकि सबको सीखना चाहिए। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हम वैरायटी कह सकते हैं, अलग अलग टाइप, है ना। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड मतलब हमारी ये दुनिया जहाँ पर बहुत सारे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दिया गया है एक कुछ कथन है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत तो मुझे आती नहीं है तो मैं उसका बेइज्जती नहीं करना चाहूँगा। सीधा सीधे हम पढ़ते क्या लिखा है कि ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू द अदर्स, देयर फ्रूट्स आर अल्सो फॉर अदर्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पेड़ होते हैं वो खड़े होते हैं धूप में और वो छाया देते हैं दूसरों को, और उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। इस तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं वो भी अपनी सारी अच्छाई दूसरे के लिए करते हैं, यानी वो जो आप कुछ करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। ओके, दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव इन अर्न। जो भी वो कमाते हैं वो दूसरों के लिए ही करते हैं, दूसरे के लिए ही कमाते हैं, सब दूसरे पे ही खर्च करते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि पेड़, जो बड़ा सा पेड़ होता है वो खुद धूप में खड़े रह करके दूसरों को साया देता है। ओके बच्चों, चलिए ये कथन हमारे पॉजिटिव माइंडसेट को दिखाता है और हमको ऐसे ही सोचना चाहिए। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया है जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो घूमने के लिए आए हो बागीचे में। बहुत खूबसूरत सा बागीचा है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं और आप देख सकते हैं चिड़िया है, मोर है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि टीचर हैं और कोई एक चाचा है जो आवाज़ निकाल रहे हैं मुँह से, ठीक है। तो शुरू में आपको एक कहानी दी गई है, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले ही आपको हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम कुछ चीज़ें हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी आपको आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से हम उसमें टाइम नहीं लेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसमें हम आपको रोक रोक करके अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें बहुत जनरल है उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ओके बच्चों, तो देखते हैं। कह रहा है इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, जो कि एक अंकल है, हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर, ओके, मैडम सुलेखा। मैडम सुलेखा साइंस की टीचर है। क्लास 6 के बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सुबह थी बारिश के बाद, और एक रघु डॉक्टर हैं वहाँ एरिया के, स्कूल के एरिया के, और एक मनीराम चाचा हैं उसी एरिया के, जिनको बुलाया गया। किसने बुलाया, तो मैम ने बुलाया। ओके, एक कहानी की तरह देखते हैं। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी। डॉक्टर साहब जो है वो साइंटिस्ट हैं जिनको बुलाया गया है बच्चों के लिए। और मनीराम चाचा जो है इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। और मनीराम चाचा जो हैं वो बगल के एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ओके, मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। और मनीराम चाचा किस चीज़ में अच्छे हैं, तो मिमिक करते हैं, आवाज़ निकालते हैं किसके, बर्ड्स के, चिड़ियों के। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रिलियंट है कि वो पहचान सकते हैं अलग अलग किस्म के एनिमल्स को और प्लांट्स को। टू prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the object of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals। अब डॉक्टर रघु साहब पहले ही बच्चों को कह देते हैं कि बच्चों देखो, जो आज हम निकल रहे हैं ना सैर पर, हमारा मकसद है हम इस नेचर की खूबसूरती को देखेंगे। ओके बच्चों, दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट टू लर्न फ्रॉम देम। अब वो सब क्यूरियस होते हैं, वो सब अंदर में उत्साहित होते हैं। द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट टू कैरी नोटबुक, अ पेन एंड वाटर बोतल। अब स्टूडेंट से कहा जाता है कि ज़रूरत के सामान ले लीजिए, हम लोग घूमने के लिए निकले हैं, जाहिर सी बात है हमें क्या होना चाहिए, नोटबुक लेके चलना चाहिए क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्क है, और पानी का बोतल ऑफ कोर्स
ताकि बीच में ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट टू notice the variety of smells in the park and emphasize respecting all living creatures, observing them without disturbing। क्या कह रहा है डॉक्टर साहब? कहते हैं देखो बच्चों, हम लोग जब पार्क में घूमेंगे तो हम लोग स्मेल भी महसूस करेंगे। मिट्टी की खुशबू कैसे है, पेड़ पौधों की खुशबू कैसे है, जड़ी बूटी, घास, फूल, हम हर तरह की खुशबू को महसूस करेंगे और उसके साथ साथ हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, न छेड़ेंगे चिड़ियों को, ना ही पेड़ पौधे के साथ कोई भी छेड़खानी करेंगे। ओके बच्चों, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स बट आल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। और हम लोग आवाज़ों को भी ध्यान से सुनेंगे। द स्टूडेंट्स कम्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रास, बुशेज एंड लार्ज ट्रीज। उसके बाद स्टूडेंट लोग जो है घूमते हैं जहाँ पर बहुत सारे घास हैं, झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं। दे आल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। वो लोग चिड़िया देखते हैं, बहुत सारे बंदर देखते हैं और तितलियों को देखते हैं जो एक फूल से दूसरे फूल की ओर जा रहे होते हैं। ओके, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स एंड डिस्कस देम विथ डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। उसके बाद बच्चे नोट कर लेते हैं जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं और मनीराम चाचा और डॉक्टर साहब और मैम होती हैं, उन सब से ये क्या करते हैं बच्चे, डिस्कस करते हैं क्या क्या उसने देखा और घुमा। द स्टूडेंट्स कैन हेयर द चार्पिंग ऑफ बर्ड्स। चार्पिंग मतलब चिड़ियों की आवाज़, चहचहाना जिसको हम लोग कहते हैं, वो चिड़ियों का सुनते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड्स हैज़ यूनिक चार्प। और डॉक्टर रघु बताते हैं कि सभी चिड़िया का यूनिक साउंड होता है, अलग अलग साउंड होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। और डॉक्टर रघु साहब मनीराम चाचा को बुलाते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं आवाज़ निकालने में चिड़ियों का, तो कहते हैं कि चाचा आप आवाज़ निकालिए और बच्चों को दूसरे चिड़िया का आवाज़ सुनाइए। ओके, मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स। द स्टूडेंट्स enthusiastically start copying him. Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friends and teacher। अब क्या कह रहा है कि मनीराम चाचा आवाज़ निकालते हैं और बच्चे भी क्या करना शुरू करते हैं, उसकी कॉपी करना शुरू करते हैं, है ना, मज़े करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को ये कहानी दी गई थी जहाँ पर बच्चे घूमने के लिए गए हैं और नेचर का वॉक कर रहे हैं, जहाँ पर वो अलग अलग जानवरों को, चिड़ियों को और पेड़ पौधों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चों ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, इस लिविंग वर्ल्ड के वैरायटी से रिलेटेड है। ओके बच्चों, चलिए आपको भी घूमना है। देखिए इस एक्टिविटी में कह दिया गया कि आप भी प्लान करो एक नेचर वॉक के लिए, अपने टीचर के साथ किसी पार्क में जाओ जो नज़दीक के किसी पार्क में। ओके, और जब आप घूमोगे तो ऑब्जर्व करो अलग अलग प्लांट्स को, इंसेक्ट को। देखो मैं यहाँ पर क्यों लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पर नहीं मिल लगेगा हमको, हम वहाँ थोड़ा इसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लंबा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके बच्चों, बाकी जहाँ पर भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो नहीं छूटेगा और सभी हम आपको एक एक पॉइंट ज़रूर बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर फिर कह रहा है आप भी घूमने के लिए जाइए और मौसम को देखिए, चिड़ियों को देखिए, वेदर को देखिए, है ना, सब कुछ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और कह रहा है यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्कार्फ बुक। अब मैंने यहाँ पर अंडरलाइन क्यों करा है, इसके पीछे का रीज़न है, स्कार्फ बुक का मतलब होता है एक ऐसा बुक, एक नोट ऐसा तैयार करना जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल चीज़ें शामिल कर सकते हैं, यानी आप पत्ते शामिल कर सकते हैं, आप फ्लावर्स शामिल कर सकते हैं, आप कोई सूखी घास, कोई चीज़, कोई फ़ोटो, आप क्या करिए जब आप घूमने के लिए गए तो आप अलग अलग चीज़ें कलेक्ट कीजिए और उसको एक स्कार्फ बुक बनाइए, एक प्रेजेंटेशन की तरह आप बनाइए। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल्स इन द पार्क, डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको फूल पत्ते नहीं तोड़ने हैं बेवजह, ठीक है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और ध्यान से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए, आप जो भी ऑब्जर्वेशन आप वहाँ करते हैं उसको टेबल 2.1 में भरिए। जैसे कि यहाँ पर 3 फोटो लिया गया है, एक ग्रास है, एक तुलसी है, एक हिबिस्कस है, ये फूल है, ये पत्ते हैं और ये घास है। ओके, अब इसमें ऑब्जर्व किया गया है जो भी, उसको यहाँ पर इस टेबल में आपको भरना है। क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे मान लीजिए कि आप तुलसी का पौधा देखें, ठीक है, उसका क्या क्या ऑब्जर्व करना है, स्टेम ऑब्जर्व करना है, लीव ऑब्जर्व करना है, फ्लावर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आप पौधा या फूल या पत्ते आप ले रहे हो उसका नाम लिख दीजिए, उसका स्टेम कैसा है। जैसे अगर आपने गुलाब के पौधे को देखा तो गुलाब के पौधे का स्टेम कैसा है, हार्ड है या थिन है या सॉफ्ट है, उसका आप लिख दीजिए। उसके पत्ते कैसे हैं। उसके बाद है सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली, मतलब उनके पत्ते जो हैं उनका आकार कैसा है, वो गोल है, छोटा है साइज़ में, बड़ा सा है, बहुत छोटा है, पतला पतला है, लंबा लंबा है, आप लिख दीजिए, ठीक है।
तो फ्लावर उसमें होते हैं या नहीं होते हैं। अगर मैं गुलाब का एग्जांपल लूँगा तो आप लिख सकते हैं है ना, लिटिल स्मॉलर लीव्स हम कह सकते हैं, और फ्लावर उसमें यस बियरिंग होता है, फ्लावर्स उसमें होते हैं। और भी कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं कि जैसे उसके स्टेम में क्या पाए जाते हैं, थॉर्न पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। आप एक्स्ट्रा पॉइंट में ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व करा उसका टेबल बनाना है और लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। देखिए अब जो आपने ऑब्जर्व करा, अलग अलग पौधे, अलग अलग पेड़, ठीक है, और आपने लिखा, आप लिस्ट बनाया। अब देखिए क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, क्या कुछ मिलता जुलता भी है, और क्या कुछ डिफरेंसेस है, क्या कुछ अलग है। ओके, यहाँ पर वही कह रहा, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमॉन्ग द प्लांट्स एंड यू ऑब्जर्व। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज। अब देखिए आप ये सब कुछ देखेंगे क्या, कि कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है। स्टीम की बात कर रहे हैं, है ना। डिफरेंट शेप्स हैं पत्तों के, है ना, एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टीम और ब्रांचेस। पत्ते जिस तरीके से अरेंज्ड हैं वो अलग अलग है ना, और अलग अलग शेप्स हैं, साइज़ है। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, और फूल भी अलग अलग किस्म के हैं, किसी का सेंट अलग है, कलर्स अलग हैं, है कि नहीं है, और शेप यानी डिज़ाइन भी अलग है। अब फिर से आपको ऑब्जर्व करना है, जो आप गए हैं घूमने के लिए किसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में, वहाँ पर अब एनिमल्स को आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, एनिमल्स को भी ऑब्जर्व करने के बाद जो जो एनिमल्स आप ऑब्जर्व करेंगे उसको यहाँ पर लिस्ट करेंगे और उसके ये सब कुछ फीचर्स लिखेंगे। जैसे आपने कोई एनिमल का नाम लिख लेना है, जैसे यहाँ पर एंट है, ठीक है, क्रो है, काव है। आप जो भी एनिमल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डॉग, कैट, जो भी है, अब उसका प्लेस है कि वो रहते कहाँ पे हैं, यानी वो ज़मीन पे रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, वो पेड़ पे रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो हवा में रहते हैं, ठीक है। फूड दे ईट, क्या खाते हैं वो, अगर हम बिल्ली की बात करें या कुत्ते की बात करें तो वो क्या खाते हैं, ठीक है, वो लिखना है। उसके अलावा द वे दे मूव अराउंड, कैसे वो चलते हैं, वो उड़ते हैं क्या, उनके पास पंख है क्या, या उनके पास पैर हैं, या वो रेंगते हैं ज़मीन पे, वो आपको लिखना है। उसके अलावा एनी अदर ऑब्जर्वेशन कुछ और है तो भी लिखिए, फ्लाई या वॉक, है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले चैप्टर में, पहले एक्सरसाइज में हमने क्या करा, आपको फूल और प्लांट्स ऑब्जर्व करा। दूसरे में हमने क्या करा, एनिमल्स को ऑब्जर्व करा। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्ड इन टेबल 2.2। अब हमने पहले जो भी ऑब्जर्व करा उसको टेबल 2.1 में प्लांट्स को लिखा, और हमने टेबल 2.2 में एनिमल्स का लिखा, हमने जो भी ऑब्जर्व करा, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, आपको फिर से देखना है कि कैसे कैसे सिमिलरिटीज़ हैं और कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बर्ड्स में देखेंगे कि वो सभी पंख से उड़ते हैं। आप एनिमल्स में देखेंगे जो लैंड एनिमल्स हैं वो सभी पैर से चलते हैं। आप कुछ देखेंगे ऐसे कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं, कुछ जानवर ऐसे देखेंगे जो रेंगते हैं, मछलियाँ होती हैं, या बहुत सारे ऐसे वाटर एनिमल्स होते हैं जो तैरते हैं। कहने का मतलब है कि जो आप लिस्ट करेंगे बहुत सारे जानवरों का, उसमें आप सिमिलरिटीज़ देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। कहने का मतलब है बच्चों, यही वैरायटी है, वैरायटी जो वर्ड बार बार आ रहा है, जो हमारे चैप्टर में भी था। ओके बच्चों, तो वैरायटी ऑफ फूड्स दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट। अब बहुत सारे किस्म के वैरायटीज़ मतलब पाए जाते हैं, खाने के हिसाब से, चलने के हिसाब से, रहने की जगह के हिसाब से। इसके द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक अगेन विथ लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स एंड फीदर्स ऑफ द एनिमल्स। पंख आप ले सकते हैं चिड़ियों का, आप फूल ले सकते हैं, आप पत्ते ले सकते हैं सूखे हुए, उसको आप अपने नोटबुक में चिपका दीजिए गोंद से या टेप से, और खूबसूरत सा उसके बारे में जो भी आप जानते हो, ऑब्जर्वेशन आपने किया है, उसको आप लिख दीजिए और एक खूबसूरत सा क्या बना दीजिए, नोटबुक बना दीजिए। वैसे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आपको ट्राई करना चाहिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप बुक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग टू लुक आउट for a variety of plant and animals, add the name any plants or animal that you have not listed before in table 2.1 or 2.2। क्या करा, आप जब स्कूल घूम रहे होते हैं, सपोज करिए किसी टाइम आप स्कूल घूम रहे हैं और स्कूल आना जाना कर रहे हैं, और आपको कुछ ऐसा पौधा दिख गया या ऐसा कोई जानवर दिख गया जिसका लिस्ट आपने वहाँ नहीं किया था। जब आप घूमने गए थे तो वो चीज़ आपने ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन स्कूल आते जाते वो चीज़ आपको मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी ऐड कर सकते हैं उस टेबल में। फिर से एक है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है कि बच्चों आपको आंख बंद करना है और 30 सेकंड में सोचना है, ओके, किसी एक जानवर के बारे में, किसी एक पेड़ के बारे में। सपोज करिए मैं अगर ऐसे आंख बंद करता हूँ तो मेरे जहन में बिल्ली आती है ना, या फिर लोमड़ी आती है ना। अगर आप मान लीजिए पेड़ के बारे में कहेंगे तो गुलाब आया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो आपको भी क्या करना है, आंख बंद करके ऑब्जर्व करना है, आपको भी किसी एक पेड़ के बारे में सोचना है और किसी एक जानवर के बारे में सोचना है, और उसको जा करके बोर्ड पे स्केच करना है। ऐसे सारे बच्चे आपकी क्लास के करेंगे, और उसके बाद आप डिस्कस करेंगे कैसे एक दूसरे से अलग है, कैसे जानवर एक दूसरे से अलग हैं, और उनकी जो लिविंग का तरीका है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे चलते हैं, ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे क्लास में डिस्कस करेंगे।
और उसका ग्रुपिंग करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब कितने बनेंगे वो तो क्लास के स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें कहा जा रहा है कि आप ये बनाने के बाद गिनिए कि कितना वो बना। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वेराइटीज़, क्या और भी हो सकते हैं? जाहिर सी बात है और भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाला है बच्चों, जिसको नोट करने की जरूरत है। आपको भी अपने एनसीईआरटी में क्या करना चाहिए? अंडरलाइन कर लेना चाहिए। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। क्या कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कौन करता है? वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, ध्यान दीजिएगा, वेराइटी ऑफ प्लांट्स और वेराइटी ऑफ एनिमल्स, जानवर और पेड़ पौधे, किसी खास जगह पे रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। समझ रहे बात को? बायोडाइवर्सिटी क्या है? किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर जगह में जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स होते हैं और वेराइटी ऑफ एनिमल्स होते हैं उसको मिला करके उस हैबिटेट को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप इसको याद रख लेंगे। आगे बढ़िए। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले। अब देखिए, हर एक मेंबर का अपना एक काम है, हर एक मेंबर का अपना काम है, मतलब कोई भी बेकार नहीं है, हर एक मेंबर का अपना काम है। कोई भी पेड़, कोई भी जानवर बेकार नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और ज़रूरी है इस नेचर के लिए। मैं जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि फूल हैं, तितलियाँ हैं, तितलियाँ बैठती है फूल का रस पी लेती हैं। फूल को तो खाना मिल गया, सॉरी तितली को तो खाना मिल गया, लेकिन फूल को क्या मिला? तो बेसिकली फूल में रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, उसमें उस तितली का हाथ होता है। तो फूल का भी काम हुआ और तितली का भी। बैर का गाछी है, चिड़िया बैठा, बैर खा लिया, चिड़िया का पेट भर गया, बैर को क्या मिला? बैर की गाछी को ये मिला कि उसका जो बीज है वो ले जाकर कहीं और फेंक देगा वो खाते खाते, तो वहाँ भी एक बैर का बीज क्या हो जाएगा? एक पौधा जो है बन जाएगा और बैर का जो है रिप्रोडक्शन हो जाएगा और वेराइटी, बैर के नंबर्स ऑफ जो ट्रीज़ हैं वो बढ़ जाएंगे, है कि नहीं है? तो इस तरह से बैर के पेड़ को फ़ायदा ये हुआ कि और भी बैर के पेड़ जो जंगल में हो गए, और उसमें बैठने वाले चिड़िया को फ़ायदा ये हुआ कि उसका पेट भरा। कहने का मतलब है कि जो बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं बच्चों। ठीक है, कोई बेकार नहीं है, सबका अपना अपना रोल है। ओके, यहाँ पर कह रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द सम बर्ड्स एंड द अदर एनिमल्स, है ना? मतलब ट्रीज जो होते हैं वो शेल्टर यानी घर देते हैं दूसरे चिड़िया और जानवर को। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। और जो एनिमल्स होते हैं वो बीज छिड़कते हैं उसके बदले में या कुछ और। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इससे क्या पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और एग्जाम्पल क्या आप सोच सकते हैं? तो मैंने आपको तितली वाला एग्जाम्पल दिया। आगे बढ़ते बच्चों। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल। अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो वैरायटी है उसमें हम लोग को ग्रुप करने की ज़रूरत है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ग्रुप करना ही क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, स्टडी करने के लिए ग्रुप करना है बच्चों। जैसे देख लीजिए कि अगर दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, हमको सारे पेड़ के बारे में अगर पढ़ना है, एक दिन में अगर एक पेड़ के बारे में भी अगर आप पढ़िएगा ना, तो दुनिया में इतने पेड़ पौधे हैं, इतने किस्म के पेड़ पौधे हैं, शायद ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी। अगर आप एक दिन में एक जानवर के बारे में पढ़िएगा ना तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी, शायद पूरे दुनिया का जानवर ख़त्म ही ना हो, चाहे वो समंदर से लेकर के ज़मीन से लेकर हवा में जितने भी जानवर हैं। कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि हज़ारों लाखों हैं वेराइटीज़ हैं। आप एक एक दिन करके भी पढ़ोगे एक के बारे में तो भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। ऐसे में आपको याद रहेगा नहीं, आप समझ पाओगे नहीं, आप कंप्लीट कर पाओगे नहीं, ये इफ़ेक्टिव होगा और ना ही ये वैल्यू फॉर टाइम होगा, वैल्यू फॉर मनी होगा, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब है कि अगर हमको स्टडी करना है एक सही तरीके से और इसको आसान तरीके से हमको स्टडी करना है तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा कि एक पूरे ग्रुप को हम एक बार में पढ़ लेंगे, दूसरे पूरे ग्रुप को हम एक बार में पढ़ लेंगे, और इस तरीके से हम याद भी रख सकते हैं आसानी से और हम टाइम भी बचा सकते हैं और सारे के सारे को हम कुछ ही टाइम में पढ़ सकते हैं। इवन कि आप एक क्लास के एक चैप्टर में सारे ही वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को आप क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं और उसके फीचर्स भी बहुत हद तक याद कर सकते हैं। इसीलिए ग्रुपिंग क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। जाहिर सी बात है आप भी अपने बैग में किताब रखते टाइम में क्या करते हैं? बड़े वाले बुक को नीचे, जैसे मैं करता था, थोड़ा छोटा वाला को ऊपर, कॉपी को अलग वाले में रख लिए, है कि नहीं है? क्यों? इससे क्या होता है? आसान होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो आसान होता है कि जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से मिल जाता है। नाउ लेट अस लुक द वर्ल्ड अराउंड अस। वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.0 सॉरी 2.1। हम लोग जो है जब अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। हमने पहले टेबल 2.1 में और 2.2 में क्या करा था? लिस्ट भी करा था अलग अलग प्लांट्स का और अलग अलग एनिमल्स का। ओके बच्चों,
यहाँ पर कह रहा है वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। अब उसका हम क्या कर सकते हैं, उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से, जैसे कि वहाँ पे बोला भी गया था कि आप सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस खोजो, क्या सेम है और क्या अलग है, उसके हिसाब से आप ग्रुप बनाओ। अब यहाँ पर हम लोग उस तरह से अलग कर सकते हैं। देखिए फिर से कह रहा है कि आपको पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं, उसको कट कर लेना है पेपर से, किताब से, मैगजीन से, कहीं से भी, और उसको आप पेस्ट कर देना है। ऐसे ही सारे बच्चे आपके क्लास के करेंगे और सारे बच्चों के जो पिक्चर्स आएंगे बहुत सारे, उन सबको आप जो है ग्रुपिंग करेंगे। तो कैसे आप ग्रुपिंग करेंगे, आप खुद कैसे ग्रुपिंग कर रहे हैं और आपका एक फ्रेंड जो आपके बगल में बैठता है वो कैसे ग्रुपिंग कर रहा है, दोनों का जो है कोई स्केल जो है अलग हो सकता है। यानी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके क्लास में जैसे अगर 30 बच्चे हैं तो आप उस 30 स्टूडेंट्स को कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि सर हम लेडीज़ एंड जेंट्स के हिसाब से, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को अलग कर देंगे, इस तरह से ग्रुप हो गया। कोई कहेगा नहीं हम हाइट के हिसाब से कर देंगे, कोई कहेगा नहीं हम एज के हिसाब से, कोई कहेगा हम कलर के हिसाब से, कोई कहेगा मार्क्स के हिसाब से जो हमने लास्ट टेस्ट में ऑब्टेन किया था, कोई कहेगा नहीं हम ग्रुप ऐसे कर सकते हैं कि किनके पापा कौन से ऑक्यूपेशन में है, कौन से पेशे में है, उसके हिसाब से हम ग्रुप करेंगे। कोई कहेगा नहीं एरिया के हिसाब से, कौन किस एरिया से, उसके हिसाब से हम ग्रुप बनाएंगे। कहने का मतलब है कि आप ग्रुप बहुत तरीके से बच्चों बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के हिसाब से ग्रुप बनाएंगे, यही चीज़ समझाने की इस टेबल में कोशिश की गई है। यू विल सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। आप देखेंगे कि जिस बेस पे ग्रुप बनाया गया है अलग अलग बच्चों के द्वारा वो वेरी कर रहे हैं, अलग अलग हैं। व्हाट डू यू थिंक आर देयर रीजन बिहाइंड इट, क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप हो सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स may have chosen the height of the plants as the basis of grouping, while other might have chosen presence of absence of flower as the basis of grouping the plants। अब प्लांट्स की ग्रुपिंग करनी थी तो कोई प्लांट के साइज के हिसाब से ग्रुप कर दिया कि जो छोटे प्लांट है वो एक ग्रुप में, जो बड़े प्लांट से ग्रुप में। कोई कहा नहीं फूल के हिसाब से कि जिसमें फूल होता है वो एक ग्रुप में, तो फूल नहीं होता वो एक ग्रुप में। कहने का मतलब है कि हम वेराइटी ऑफ बेसिस लेकर के क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप प्लांट्स का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर के हिसाब से कर सकते हैं, हार्ड या सॉफ्ट स्टीम के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि एनिमल्स का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आप ईटिंग हैबिट के हिसाब से कर सकते हैं, या कहाँ पे वो रहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं, प्लेस दे लिव। ओके, यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move। कहने का मतलब है कि आप जब ग्रुपिंग करेंगे एनिमल्स का तो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे चलते हैं, इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्यों जरूरी है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ग्रुपिंग इसलिए जरूरी है ताकि हम इजीली क्या कर सकें, समझ सकें, याद रख सकें और वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर मनी बना सकें। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। बच्चों एग्जांपल तो याद है ना, मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक एक पेड़ भी आप पूरी जिंदगी पढ़ेंगे तो शायद खत्म ना कर पाएं। कह रहा है क्या, यू विल लर्न मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइव्स इन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। एक और चैप्टर है जो आगे मटेरियल्स अराउंड अस है, वहाँ पर हम दोबारा इस चीज़ को देखेंगे कि ग्रुपिंग करने का क्या फ़ायदा है। ओके बच्चों, तो वहाँ देख लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, कैसे ग्रुपिंग करेंगे? तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपकी क्लास के 30 बच्चे को आप अलग अलग किस्म से कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, हाइट के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, या किसी और बेसिस को लेकर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रुपिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शो वेरिएशन इन फीचर्स related to stem, leaves, flowers and more. The stem of different plants vary in thickness, height and hardness। जाहिर सी बात है प्लांट्स के पास अलग अलग थिकनेस के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग हाइट के और अलग अलग हार्डनेस स्टेम के। while the leaves vary in shape, पत्ते जो होते हैं वो शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, साइज अलग होता है, एंड अरेंजमेंट है ना, कोई 3 एक साथ होता है, किसी किसी में सिंगल सिंगल पत्ता होता है, किसी किसी में 10-12 का एक स्टाइल होता है ना। अलग अलग पेड़ पौधे में अलग अलग किस्म के पत्तों का पैटर्न भी होता है। क्या कह रहा है यहाँ कि यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग इन द प्लांट्स एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दिस फीचर्स। अब जाहिर सी बात है कि आपने पहले जो ग्रुपिंग किया था एक एक्सरसाइज में, है ना, क्रियाकलाप में, तो वहाँ पे आपने शायद इनमें से कोई फीचर का इस्तेमाल किया होगा, साइज का, शेप का, कलर का, या किसी और बेसिस का। ओके, कह रहा है यू माइट हैव आल्सो लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टीम। अब क्या कह रहा है कि आपने शायद पहले क्लास में ये कहीं पढ़ा है और ज़रूर पढ़ा होगा बच्चों आप, क्या, हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज। और ये कैसे ये ग्रुप बनाए गए थे? ये ग्रुप बनाए गए थे हाइट के हिसाब से पेड़ पौधों के और स्टीम के हिसाब से। किस बेसिस को लेके बनाया गया था ये हर्ब, शर्ब और ट्रीज? प्लांट्स के हाइट और प्लांट्स के स्टीम को देख करके ये ग्रुप बनाया गया था। ओके बच्चों, लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स इन मोर डिटेल, है ना, एंड ग्रुप देम
ऑन दैट बेसिस। ओके, थोड़ा सा अब इन्हीं चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, एक और एक्टिविटी है जहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वॉक पे निकलेंगे और यहाँ पर फिर से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या कि आप हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट को देखेंगे और उसके अलावा कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन लंबा है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा किसके स्ट्रीम कैसे हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हर्ब, शर्ब और ट्री जो है, ये जो ग्रुपिंग है, ये बेसिकली किस बेसिस पे है, ये बेसिकली किसी प्लांट के साइज और स्टीम के टाइप्स के बेसिस पे है। ओके बच्चों, इसीलिए हम लोग जब इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे तो हाइट को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से और प्लांट के साइज को स्टीम के कलर को, स्टीम के हार्डनेस को ऑब्जर्व करेंगे। जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, स्टीम को देखेंगे थोड़ा सा कि वो लचीला है कि क्या, मोड़ने की कोशिश करेंगे, या वो हार्ड है कि क्या, उसका कलर कैसा है, ग्रीन है या ब्राउन है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे और इसमें लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंगो, रोज़, टोमेटो, 3 एग्जाम्पल लिया है। ओके, उसका हाइट लिखा है, कोई टॉल है, कोई मीडियम है, कोई शॉर्ट है। उसके बाद नेचर ऑफ स्टीम, स्टीम कैसा है, ग्रीन है या ब्राउन है, तो जैसे मैंगो का ब्राउन है, रोज़ का ब्राउन है, लेकिन टोमेटो का ग्रीन स्टीम है। उसके बाद टेंडर, हार्ड कैसा है, थोड़ा सॉफ्ट है या हार्ड है, मतलब लचीला है या हार्ड है, तो कोई हार्ड है, कोई लचीला है। थिक या थिन, मोटा है या पतला है, वो लिखा है। उसके बाद उसका जो ब्रांचेज है वो कहाँ से निकला है, यानी जैसे एक प्लांट है, सपोज करो ये ग्राउंड है। ओके, ये ग्राउंड है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक प्लांट बनाते हैं ऐसे, है ना, अब ये मान लो हमारा प्लांट है, तो इसमें जो ब्रांचेज होते हैं ना प्लांट में, ये ब्रांचेज यहीं से निकल जा रहे हैं क्या ग्राउंड से, या ये ब्रांच ऊपर जाके निकल रहे हैं, यानी कुछ हाइट के बाद ऊपर जाके निकल रहे हैं, या नीचे से निकल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे नींबू वगैरह में नीचे से ही हो जाता है, लेकिन अगर आप आम का पेड़ देखोगे, आप बड़े बड़े पेड़ देखोगे, तो क्या देखोगे आप कि ऊपर से ब्रांच जो होते हैं उसके निकलते हैं। ओके बच्चों, चलिए, आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप में कुछ और भी, वो किस ग्रुप के हैं, ट्री है, शर्ब्स हैं या हर्ब्स हैं, इसको अभी हम समझेंगे आगे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा फोटो दिया है, किस चीज़ का फोटो है बच्चा, आप ही बताओ। एक आम के पेड़ का फोटो दिया है, एक शर्ब जिसमें गुलाब के पेड़ का फोटो दिया पौधे का, और एक हर्ब्स जिसमें टमाटर का दिया है, अभी जो एग्जाम्पल्स लिया गया था वही। ओके बच्चों, यहाँ पर कह रहा व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। क्या आपने डिफरेंस ऑब्जर्व करा, ये हाइट का, स्टेम के कलर का, ब्रांचेस के ओरिजिन का, है कि नहीं है। बेस्ड ऑन द डेटा इंटर टेबल 2.3, अभी जो हमने डेटा बनाया था उसके हिसाब से कह रहा है। तो क्या ऑब्जर्व करा, छोड़ो, ये देखो आप, हमारे पास डेफिनेशन है ट्री का, क्या, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टीम। इसका स्टीम कैसा होता है, हार्ड होता है, थिक मतलब मोटा होता है, ब्राउन भूरा होता है, और वुडी मतलब काठ जैसा, लकड़ी जैसा होता है। देयर ब्रांचेज टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टीम, और उसका जो ब्रांच है वो ऊपर से निकलना शुरू होता है। पेड़ अगर जैसे मैं हूँ, नीचे मेरा जो है ज़मीन है, तो यहाँ से स्टीम निकलना शुरू होता है, एकदम पैर से स्टीम निकलना शुरू नहीं होता। किसका, ट्री का। अब कह रहा है क्या, फ्रॉम द ग्राउंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ये डेफिनेशन है, आप क्या कर सकते हो, अपने बुक में मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री है ना, और भी ट्री जितने भी बड़े बड़े आप देखते हो अपने आसपास, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, फोटो देख लीजिए, फोटो शायद आगे फिर दिया नहीं है दोबारा, हर्ब्स का, शर्ब्स का। चलिए, डेफिनेशन दिया है, मेन सम प्लांट्स आर नॉट टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट होते हैं टॉल, तो बहुत नहीं होते ट्री जैसे, उतने टॉल नहीं होते, बट दिस प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टीम। लेकिन इसका जो स्टीम होता है ये ब्राउन होता है, ट्री के जैसा, और वुडी होता है, लकड़ी के जैसा मजबूत होता है। ओके, दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और जिनका ब्रांच जो है ना वो नीचे जमीन के पास से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नींबू का या फिर गुलाब का। ओके बच्चों, दीज स्टीम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टीम ऑफ ट्री। इसके भी स्टीम हार्ड होते हैं, लेकिन उतने भी हार्ड नहीं होते ट्री के जैसे। अब स्टीम कौन सा है सबको पता ही होगा, मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है कि स्टीम क्या होता है पेड़ पौधे का। ओके, चलिए, एंड थिक एज द स्टीम ऑफ ट्री दीज प्लांट्स आर कॉल्ड शब्स। ऐसे जो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं वो शब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका दिया है प्लांट्स, रोज प्लांट, जैसे कि फोटो आप देखे थे। उसके अलावा सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम्स। अब कह रहा है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट उसका स्टीम होता है और ग्रीन होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है ना, ऐसा छोटा सा कोई पौधा है, ये ज़मीन है ना, तो इसका जो ये सब है, ये जो स्टीम है बीच का, है ना, ये जो स्टीम है ये भी क्या है, ग्रीन है कलर में। कैसा है, ग्रीन है। कलर कर दें क्या, ग्रीन कर दें, चलिए ये वाला ग्रीन है, ग्रीन कलर का स्टीम होता है कि नहीं है, और उसके पत्ते वत्ते निकले हुए होते हैं। ओके बच्चों, और ये बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, ये कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अब उसके अलावा इसको हम लोग हर्ब्स कहते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए टमाटो प्लांट है या कोई भी घास है, धान गेहूं का पौधा भी है, ये सब हाउस में आते हैं। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों को देके जा रहा हूँ बच्चों, इसका जवाब अगर आप खोज पाओ तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि बांस का जो पेड़ या पौधा या घास जो भी है, बांस क्या है, ट्री है, हर्ब है या शर्ब है। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपके लिए रहा और आप इसको कमेंट करेंगे या आप अपने टीचर से या बड़ों से पता लगाने की कोशिश करेंगे अगर आपको नहीं आता है तो। ओके बच्चों, ये सवाल मेरे तरफ से आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक अच्छा सा क्लास देखने को मिल जाए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक और टाइप है क्या कि सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स वो होते हैं, वो पौधे होते हैं जो जिनका स्टेम वीक होता है, ठीक है, ये ऐसे ही ग्रो नहीं कर सकते, या ऐसे ही ऊपर नहीं जा सकते, ऐसे सीधा खड़ा नहीं हो सकते, इनको सपोर्ट चाहिए। जैसे आप मटर का पौधा देख सकते हैं, उसको सपोर्ट दीजिएगा तो सपोर्ट से चढ़ चढ़ के ऊपर चढ़ेगा। ओके बच्चों, उसको क्लाइंबर्स कहते हैं। सम प्लांट्स क्रीप्स अलॉन्ग द ग्राउंड एंड दे कॉल्ड क्रीपर्स। और कुछ होते हैं जो रेंगते हैं ज़मीन पे, क्रीपर्स, रेंगने वाले। ओके बच्चों, जैसे आप कद्दू का ले लो, जैसे आप वाटरमेलन के ले लो, क्या करते हैं, रेंगते हैं। व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। उसके अलावा और भी बेसिस हो सकते हैं। मैंने शॉर्ट यहाँ पर हर्ब शर्ब्स या जो भी क्लाइंबर्स क्रीपर्स रहा, ये सब क्या था, हाइट के हिसाब से था, स्टीम के फीचर्स के हिसाब से था, है कि नहीं। और भी बहुत सारे गुण हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी और दिया है जिसमें आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में अलग अलग पत्ते लेने हैं और उसको ऑब्जर्व करना है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको अलग अलग पत्ते को लेकर के ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 पत्ता लिया है, हिबिस्कस का, एक बनाना का और एक घास का। ठीक है बच्चों, यू मे हैव ऑब्जर्व दीज थिन लाइन्स ऑन द लीव्स, है ना, ऑफ द प्लांट्स, है ना, दीज आर वेन्स। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, जब आप पत्ते लेंगे तो पत्ते में ये बीच में देखते हो लाइन, साइड में देखते हो लाइन, ऐसे वाले, ठीक है। ये जो लाइन्स है ना बच्चों, इसको वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, इनको शिरा कहते हैं। द पैटर्न ऑफ द वेन ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अब ये डिज़ाइन बना एक ठो पत्ते में, ये डिज़ाइन बना मेरे इंक का, इस डिज़ाइन को, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस डिज़ाइन को वेनेशन कहते हैं। मतलब ये जो आप लाइन देखते हो पत्ते पे, उसको वेन कहते हैं, और उस वेन से जो एक पैटर्न बनता है, एक डिज़ाइन बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। ओके बच्चों, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स शो इन द फिगर 2.4 2.4b। यहाँ पर आप ABC में देखो कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसमें ऐसा वाला वेन है, इसमें बीच में एक ऐसा है, और फिर उसके बाद देखो एकदम पैरेलल 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 पैरेलल, ये वेनेशन है इसमें, पैरेलल पैरेलल। इसमें क्या है, इसमें और भी है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये जाली जैसा हो गया, ठीक है, हाँ। और इसमें क्या है, इसमें ऐसा पैरेलल 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 है, इसमें भी ऐसे वेन्स हैं। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों को 2 किस्म का पैटर्न देखने को मिलता है, एक तो ऐसा वाला कंफ्यूजिंग कम्प्लेक्स वाला, और एक ऐसा सिंपल पैरेलल वाला एक दूसरे से। ओके, तो ये 2 किस्म का हम लोग को पैटर्न क्या होता है पत्ते में देखने को मिलता है, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब आगे देखते हैं क्या है कि इन सम लीव्स you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle veins. This pattern is called reticulate venation. अब क्या कह रहा है कि कुछ पत्ते में क्या होता है कि जाल जैसा पैटर्न होता है, नेट लाइक पैटर्न, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया था आपको, जाल जैसा पैटर्न होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, वहीं कि इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल, है ना, दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। और इसमें हमने क्या देखा था कि पैरेलल एक दूसरे के आते हैं वेनेशंस, वेन्स यानी शिराएं पैरेलल आती हैं, तो इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि 2 किस्म का वेनेशन होता है पत्तों में, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन जाल की तरह, और एक होता है पैरेलल वेनेशन, एक दूसरे से पैरेलल वेन्स होते हैं। ओके बच्चों, यही करना है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रास एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन, और वो जो है, जो हम लोग हिबिस्कस का लिए हैं, वो आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाता है। और रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जांपल्स आपके आसपास बहुत हैं। अक्सर पेड़ पौधों में हम लोग बड़े वाले पेड़ में जो भी देखते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन ही होता है। ठीक है, हिबिस्कस के अलावा गुलाब का भी लीजिएगा तो रेटिकुलेट ही मिलेगा। अक्सर बड़े पौधों में आपको यही देखने को मिलता है। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स। अब क्या इनके पत्तों के इस डिज़ाइन के हिसाब से, वेन के पैटर्न के हिसाब से क्या ग्रुप किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग चीज़ें लेके ग्रुपिंग की जा सकती है। ओके बच्चों, नाउ लेट ट्राई एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव द सेम रूट, और अलग अलग। अब यहाँ पर रूट के देखना है आपको। इस 2.6 एक्टिविटी में क्या करना है आपको? रूट्स देखने हैं। क्या करना है, अपने आसपास के किसी फील्ड में जाओ,
छोटे पौधों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। आप क्या करो, ग्राउंड से थोड़ा गीला कर लो ताकि आप उखाड़ सको। खुरपी लेके जाओ, यहाँ पर लिखा है ना खुरपी, ट्रोल है ना, वो लेके जाओ और आप पौधे उखाड़ो थोड़ा सा, है कि नहीं है, 2-4-5 ठो। जैसे कि यहाँ पर 2 पौधा दिखाया गया है कि नहीं है। एक है किसका, तोरी का, और एक है यानी सरसों का एक है, और एक है घास कोई। तो आप इस तरीके से 2 पौधा उखाड़ो और उखाड़ के लाके उसका जड़ ऑब्जर्व करो। टैप रूट सिस्टम इन द मस्टर्ड प्लांट और फाइबरस रूट सिस्टम इन द कॉमन ग्रास। कोई घास है जिसमें जड़ है और कोई एक सरसों का है पौधा जिसमें जड़ है। अब देखो इसमें क्या है, फर्क क्या है, समझना क्या है इसमें बच्चों। इसमें एक बीच में आया है मेन रूट, ठीक है, और फिर उसके साइड में आया है अलग अलग रूट्स ऐसे, ठीक है। उस मेन रूट से उनके रूट के ब्रांचेस फिर निकले हैं। उसके अलावा एक दूसरा होता है कि ग्राउंड के पास जो स्टीम है, यहीं से क्या होता है कि बहुत सारा रूट एकदम एक ही जगह से निकला हुआ होता है ऐसे। इसमें कोई एक मेन रूट नहीं है और उसके फिर साइड में रूट्स नहीं है। तो ये 2 किस्म के रूट्स होते हैं बच्चों। एक तो होता है कि जिसमें मेन रूट हो और फिर साइड में उनके निकले हों, ठीक है, और एक होता है कि डायरेक्ट स्टीम से बहुत सारा रूट निकल गया हो। तो ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम, जिसमें बीच में एक टैप रूट होता है। और ऐसे वाले कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम, जिसमें क्या होता है, गुच्छा होता है, फाइबरस रूट होता है इसमें। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व केयरफुली टू रूट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ 1 मेन रूट एंड ए स्मॉल साइड रूट्स, है ना, अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। एक मेन रूट है और बहुत सारे साइड रूट उस मेन रूट से निकले, इसको टैप रूट कहते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ द प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। उसके अलावा जितने भी बड़े पौधे हैं सब में टैप रूट ही होता है, बड़े पेड़ में। ऑब्जर्व व्यू एंड एक्टिविटी 2.1 द प्लांट फिगर 2.5b इज ऑल्सो कॉमन ग्रास प्लांट। देखिए आप ग्रास यानी घास में यानी छोटे पौधे में आपको टैप रूट नहीं फाइबरस रूट देखने को मिलता है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड thin roots arising from the base of the stem. Such roots are called fibrous root. अब कुछ जड़ जो होता है स्टीम से ही मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे निकल जाते हैं, उसको फाइबरस रूट कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। जैसे कि आप प्याज में देख सकते हो, लहसुन में देख सकते हो, धान में देख सकते हो, गेहूं में देख सकते हो, सभी घास में देख सकते हो, यानी छोटे छोटे पौधों में आप फाइबरस रूट देख सकते हैं। और अक्सर सभी बड़े पेड़ में क्या देखेंगे, मेन रूट वाला टैप रूट देखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेज, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू हैव। अगर आपके पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं तो बताइए कौन से हैं। क्या हम इन रूट सिस्टम के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हैं? जवाब है यस, कर सकते हैं। अगला है 2.7 एक्टिविटी। यहाँ पर लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। अब हम लोग एक दूसरे से जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है। क्या है, अब आपको 5 अलग अलग पौधे लेने हैं अपने स्कूल के नर्सरी गार्डन से, आप कहीं से भी ले लो कोई बात नहीं। मेनली इस वाले एक्टिविटी का जो मकसद है वो ये है कि आपको इस बार दोनों चीज़ें देखनी है। पहले आपने पत्ते देखे और फिर आपने रूट देखा, अब आपको पत्ता और रूट दोनों एक साथ देखना है। एक पौधे का पत्ता कैसा है तो उसका रूट कैसा है, रूट कैसा है तो पत्ता कैसा है, ये दोनों चीज़ों को मिलाएंगे। जैसे कि जवाब दिया है यहाँ पर, एक घास है, लेमन ग्रास, लेमन नहीं है बल्कि घास है, उसका जब पत्ता देखा गया तो पैरेलल वेनेशन था। पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या था कि पत्ते में ऐसे ऐसे वेनेशन थे, और घास में सभी में पैरेलल वेनेशन ही अक्सर होते हैं, ठीक है। और जब उसका रूट देखा गया तो उसका रूट क्या था, फाइबरस वाले थे, यानी एक ही जगह से बहुत सारा ऐसा निकला हुआ फाइबरस रूट था। जब ऐसा वाला पत्ता था तो ऐसे वाले रूट थे, और जब पत्ता होगा कैसा वाला, जालीदार वाला, मेन ऐसा और बहुत सारा निकला हुआ ऐसा, है ना, ये जाली टाइप का, है ना, जिसको रेटिकुलर वेनेशन कहते हैं, तो उसका जो रूट होगा वो एक मेन होगा और उसमें भी ऐसा साइड में फिर अलग अलग रूट्स होंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, पत्ते को भी ऑब्जर्व करना है और उसके जड़ को भी ऑब्जर्व करना है, तो आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा। रिलेशन क्या है, रिलेशन यही है कि जिसमें पैरेलल वेनेशन है उसमें फाइबरस रूट है, और जिसमें रेटिकुलर वेनेशन है उसमें टैप रूट है। ओके बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, पैरेलल वेनेशन तो फाइबरस रूट और रेटिकुलर वेनेशन तो टैप रूट। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ द रूट्स इन दिस प्लांट। जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपको मैंने रिलेशन आपको बता दिया। A सदाबहार plant has a taproot and leaves have reticulate venation. Taproot the reticulate venation. Do other plants with the reticulate venation have taproot too? जाहिर सी बात है, अक्सर सभी टैपरूट वाले में रेटिकुलर वेनेशन ही होता है। बड़े सारे पेड़ देख लो आप। उसके अलावा कह रहा है लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइबरस रूट एंड इट्स हैव पैरेलल वेनेशन। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि फाइबरस रूट था लेमन ग्रास में, तो वहाँ पे पैरेलल वेनेशन था। इसका मतलब है कि फाइबरस रूट वाले के पास
पैरेलल वेनेशन। डू अदर प्लांट्स हैव विथ पैरेलल, या ऑफ कोर्स आप धान गेहूं का देख लो, धान का भी पत्ता पैरेलल वेनेशन के साथ, और उसका अगर आप रूट देखे हुए तो फाइबरस रूट है कि नहीं है। जनरली प्लांट्स विथ रेटिकुलर वेनेशन हैव टैप रूट, वाइल दोज प्लांट विथ पैरेलल वेनेशन हैव फाइबरस रूट, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चिकपी यानी चना इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विथ टैप रूट इन रेटिकुलर वेनेशन। टैप रूट है तो रेटिकुलर वेनेशन है, और ये होना ही है, याद रख लेना इस चीज को। Wheat is an example of plant with fibrous root and parallel venetion। चलिए बार बार बोला जा रहा ताकि आपको याद हो जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बचे। एक और एग्जांपल आपके लिए 2.8, यहाँ पर क्या करना है आपको, चना भिगा देना है कुछ, और कुछ मकई भिगा देना है, 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद उस चना या मकई का खोल उखाड़ना है, उसके ऊपर का एक लेयर आपको, आउटर लेयर को बाहर निकालना है, और उसके बाद देखना है कि उस बीज के अंदर सिंगल बीज ही है या डबल निकल रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे चना, जब चना एक गोटा चना था, है ना, जब एक गोटा चना था, ठीक है, मान लो ऐसा चना था, ठीक है, अरे हार्ट बन गया क्या, चलो जो भी है, बहरहाल ये चना था ऐसा, और जब इसको आप भिगाए और इसका आउटर लेयर को आप बाहर निकाले तो आप क्या देखे कि इसमें से 2 ठो ऐसा निकला, ऐसा ऐसा 2 ठो निकला, है कि नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो मेज़ था, मकई था ये वाला, है ना, ये जो आपका मकई था, मकई को जब आप इसका आउटर लेयर को निकालेंगे तो आप देखेंगे इसमें से कुछ भी नहीं निकला, ये ऐसा क्या ऐसा ही है, ये 2 ठो नहीं निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इस वाले को बोलते हैं कोटिलेडन्स, यानी एक को, किसी बीज के अंदर का ऐसा जो टुकड़ा निकलता है, एक को बोलते हैं कोटिलेडन्स। ओके, एक को कोटिलेडन्स। अब अगर किसी बीज से 2 निकल गया तो डाइकोटिलेडन्स, और अगर किसी बीज से एक ही निकला तो मोनोकोटिलेडन्स, क्योंकि डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। ओके बच्चों, तो आपको इस वाले एक्टिविटी में यही ऑब्जर्व करना है कि बीज जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। क्या है देखिए, वुड यू नोटिस दैट चिकपी यानी चना वाला जो है आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में बट गया। ईच पार्ट इज कॉल्ड कोटिलेडन्स, जो मैंने अभी आपको बताया। प्लांट्स दैट हैव सीड विथ 2 कोटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स, और एग्जांपल उस यार डाइकोट, डाइकोटिलेडन्स को क्या कहते हैं, डाइकोट्स। मेज हैज सिंगल थिन कोटिलेडन्स, प्लांट्स विथ अ सच सीड कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स, जिसको हम लोग मोनोकोट कहते हैं। डाइकोट्स या मोनोकोट्स भी बोल सकते हैं, डाइकोटिलेडन्स या मोनोकोटिलेडन्स को आप शॉर्ट में डाइकोट या मोनोकोट भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व, ओके, अमॉन्ग लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन सीड ऑफ अ प्लांट। अब क्या कह रहा है कि अब तीनों को, हमने लीफ वेनेशन देखा था, हमने रूट सिस्टम देखा था, हमने कोटिलेडन्स देखा, अब तीनों को क्या करो आप जोड़ करके देखो कि क्या कोई रिलेशन निकलता है कि नहीं निकलता है। आगे देखते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है कि डाइकोट प्लांट है रेटिकुलेट वेनेशन। एक और रिलेशन निकल गया भैया, क्या, जो चना वाला था, है ना, डाइकोट हुआ, इसमें क्या हुआ, डाइकोट हुआ, तो इसमें जो वेनेशन है, यानी इसका जो पत्ता है, उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, जाली वाला वेनेशन देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, डाइकोट था तो रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, है कि नहीं है। और दूसरी तरफ हमको कह रहा है कि जहां पर टैप रूट सिस्टम है मोनोकोट प्लांट में है, और जो मोनोकोट था, जैसे आप मेज ही ले लो, है ना, जो अभी हमारा एग्जांपल था, ये क्या था, मोनोकोट था, है ना, और इसका जो हम लोग को रूट देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हम लोग को फाइबरस रूट सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए कैसे इसका जो है अलग अलग रिलेशन है। डाइकोट या मोनोकोट सीड का गुण है, रेटिकुलेट या पैरेलल पत्ते का गुण है, मोनोकोट या डाइकोट सीड का गुण है, और फाइबरस या टैप क्या है, जड़ का गुण है। तो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये फीचर्स, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं प्लांट का। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे एनिमल की ओर, ठीक है, कि हम लोग जिस तरीके से अभी प्लांट का ग्रुपिंग कर रहे थे, क्या हम लोग एनिमल का भी ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं? जवाब है यस। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स? कैसे हम लोग इतने सारे एनिमल्स को कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसमें बहुत वेराइटी है। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम? In activity 2.3 you have already set some basis of the grouping animals. Let us example a few of these in more detail. आपने पहले भी ग्रुपिंग किया था एनिमल का, शुरू में याद है कि नहीं है? जब हमने क्लास शुरू किया था बच्चों, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो हमने क्या करा था,
हमने ग्रुपिंग किया था कुछ एनिमल्स का, कह रहा है कि चलिए थोड़ा और डिटेल में इसका ग्रुपिंग देखते हैं और सीखते हैं। तो तैयार है आपको? कैसा लग रहा है क्लास बच्चों? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, क्यों बोलना पड़ेगा मुझे, बताओ? नहीं बोलना चाहिए मुझे। और आप शेयर कर दो अगर दोस्तों को भी आपको सिखाना हो, कुछ अच्छा दिखाना हो तो। ओके बच्चों, एक्टिविटी 2.1 यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, हम लोग जाएंगे किसी अपने आसपास के जंगल में और देखेंगे कैसे आप अलग अलग जानवर चलते हैं। You have recorded the movement of few animals in table 2.2, पहले हम लोग ये कर चुके हैं। ओके, you may have also observed how other animals move from place to place, कैसे जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। Let us now think about the types of movement in animals, क्या क्या टाइप्स है एनिमल्स के मूवमेंट का वो देखेंगे। A number of animals are shown in figure 2.7, you can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals which body parts are used by the animals in the poster you created in those figure 2.7 movement। चलो भाई, क्या कह रहा है कि यहाँ पर फिगर्स दिया है, अगर इसमें कोई जानवर छूट गया और आपके दिमाग में आ रहा है और आपके पास कोई फोटो वोटो है तो लगा दो भैया, साइड में खाली जगह बड़ा है लगा दो, चिपका दो, है ना। गोंद नहीं है, कोई बात नहीं। कह रहा है क्या, थूक से चिपका दो। यहाँ पर कह रहा है क्या कि आप एनिमल्स को देखो और ये देखो कि ये कैसे मूव करते हैं, यानी अपने बॉडी के कौन से पार्ट को यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। जैसे कि फोटो में देखो, मेढक के पास उछलेगा, ये पैर है, कछुआ के पास पैर है ऐसे गुड़केगा, लेकिन इसके पास ये पैर है छुटका छुटका, इसके पास पैर नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने बॉडी से रेंगेगा, है कि नहीं है, घिसलेगा ज़मीन पे। ये एंट है, इसके पास भी क्या है, पैर है, छोटे छोटे बहुत छोटे, और जानवर इसके पास तो पैर है, इसके पास पंख है, ये उड़ेगा। अब इस मछली के पास पंख नहीं है, फिन है, फिन, ये देख रहे हो ऐसा वाला, यहाँ वाला फिन है, इससे तैरेगा। सांप भी क्या करेगा, रेंगेगा। चिड़िया क्या करेगा, उड़ेगा। कहने का मतलब है कि जानवर अलग अलग किस्म से अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को यूज़ करके क्या करते हैं, मूव करते हैं। लिस्ट दिस एनिमल्स इन टेबल 2.5, आपको लिस्ट करना है, बनाना लिस्ट, है ना। उसके बाद कैसे वो उड़ते हैं उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर आपने लिस्ट देखा, एंट है वो कैसे चलता है, वो वॉक करता है कि जंप करता है कि फ्लाई करता है, कि कुछ फ्लाई भी करते हैं और अक्सर वॉक करते हैं। उसके अलावा कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, उसके भी लेग्स होता है, ऑफकोर्स एंट के भी क्या होता है, लेग्स होते हैं। ऐसे पिजन है, हाउस फ्लाई है, फिश का फिन होता है। फिन मैंने आपको बताया ना, वो मछली का ऊपर नीचे है ना, जो छोटे छोटे फिन्स होते हैं जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, तैरते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल 2.5। अब यहाँ पर जो है आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यही कंक्लूजन निकालते हैं कि एनिमल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, चलते हैं। तो हम इनके मूवमेंट के हिसाब से, इनके मूवमेंट को एक फीचर मान करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, इनकी एक वेराइटी बना सकते हैं। चलो, कह रहा है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप। ओके, ठीक है, उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, एंड सो ऑन। दीज एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस तरीके से अलग अलग पार्ट का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव, है ना। ये सब पार्ट यूज़ करते हैं, विंग्स यानी पंख, है ना, और लेग्स यानी टांग। हेयर वी हैव identified animal based on the type of movement and the body parts used for the movement. How can we group animals based on their movements? हम लोग कैसे इसको ग्रुप कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर्स इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। अब जाहिर सी बात है सिर्फ चलने के हिसाब से हम ग्रुपिंग नहीं करते, बल्कि हम किसी और फीचर को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि उसके साइज को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर, कलर को लेकर के, है कि नहीं है, और फीचर्स को लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। Some of these features can also be used for group animals in various ways, like plants. Grouping of animals is important for understanding their diversity. जैसे कि प्लांट में हम लोग ग्रुपिंग किए ताकि हम प्लांट्स को अच्छे से स्टडी कर पाए, टाइम सफिशिएंट हमारे पास हो। ऐसे ही हम एनिमल्स को भी ग्रुपिंग करते हैं ताकि हम ग्रुपिंग करके एनिमल्स की भी वैरायटी को बहुत आसानी से पढ़ सकें, ईजी हो जाए हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर दिया है, हम लोग को इसको जानना चाहिए, और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब फिगर्स भी काफ़ी अच्छे आने लगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा अपडेटेड एनसीईआरटी है 2024 के बाद से, जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। तो हम देख सकते हैं एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जानकी अम्माल। 1897 ये पैदा हुई थी, डेट ऑफ बर्थ है, और मर गई हैं 1984 में। बहुत साल जिंदा रह गई है, 97, 84, चलो 80-90 साल तो जिंदा रह गई। वाज एन इंडियन बोटनिस्ट, ये क्या थी, बोटनिस्ट थी, वनस्पति विज्ञान का रिसर्च करती थी। डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। अब क्या कह रहा है, ये प्लांट्स को लेकर के, बोटनिस्ट तो थी ही, तो ये प्लांट्स का स्टडी करती थी, और ये इन्होंने हेल्प करा बहुत सारे ऐसे प्लांट डाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए मूवमेंट्स चलाए।
और यहाँ पर एक नाम भी दिया है कि शी प्लेड की रोल इन द सेव साइलेंट वैली। देखो सेव साइलेंट वैली बोल करके एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, उस आंदोलन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 10 साल तक ये आंदोलन चला था भाई, ठीक है। और ये केरला में चला था एक आंदोलन जिसमें हमारा जानकी अम्माल की एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल रहा था, जिसमें डाइवर्सिटी को बचाने का उसने काम किया था। आगे बढ़ते हैं। एज द हेड ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट टू द प्लांट ऑफ डे। अब वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड भी रही थी, तो उसने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए है ना, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को क्या कर सके, बचाया जा सके, सेव किया जा सके फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या था ये सक्सेस स्टोरी सेवा साइलेंट वैली, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला की ये कहानी है जिसमें सेव साइलेंट वैली मूवमेंट जो हुआ था। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटचेबल ब्यूटी ऑफ मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट इज रिच बायोडाइवर्सिटी। वो जंगल जो है काफ़ी हरा भरा था, सालों भर हरा भरा रहता था, और उसको बचाने के लिए था, उसी जंगल को बचाने के लिए ये मूवमेंट था। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट, है ना, लेड बाय कॉमन पीपल। और आम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया था, कोई खास नहीं। हु वेयर नॉट इवन रेसाइडिंग द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। वो नज़दीक भी नहीं रहते जंगल के, दूर रहते थे भाई वो सब आम लोग, और उन लोगों ने बचाने के लिए कोशिश की थी, ये मूवमेंट चलाया था। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंठी पुझा रिवर, है ना, प्रिजिस्टेड फॉर 10 ईयर्स। अब क्या कह रहा है कि वहाँ पे एक नदी थी, उस नदी पे डैम बनना था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उस डैम के बनने से क्या होता कि वो जो खूबसूरत सा साइलेंट वैली था, वो जंगल था, वो बर्बाद होता, जिसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती, ख़राब होती। तो उस डैम को बनने से रोकने के लिए लोगों ने क्या करा, आंदोलन छेड़ दिया कि देखो भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं और से जनरेट कर लेंगे, वो तो हमारे हाथ की चीज़ है, हम कहीं और से बना लेंगे, हम कोयले से बना लेंगे, कहीं और बना लेंगे, लेकिन हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा ये नेचर है, इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसको सेव करना, इसको प्रिजर्व करना हमारा ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 10 साल तक ये चला था। और कह रहा है क्या, एट दैट टाइम प्रपोज्ड यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज अ वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, सेमिनार्स एंड petitions and appeals in court, है ना। The movement was सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। अब क्या कह रहा है कि उस टाइम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी, न्यूज़पेपर वगैरह में, लेटर्स में लोगों को जागरूक किया, बताया, है ना, कि देखो भैया कैसे हम लोगों के लिए ज़रूरी है इस डाइवर्सिटी को बचाना। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था साइलेंट वैली के बारे में। एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं इसके बारे में डायरेक्टली, जो येलो पार्ट से हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आगे चल के कहीं भी काम आ सकता है। यहाँ पर है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। अब हमारे आसपास के एक नए टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। जाहिर सी बात है कि अलग अलग जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। मछली हमारे आसपास घर पे नहीं रह सकती, है ना, और बकरी पानी में नहीं रह सकती। कहने का मतलब यह है कि सबके सराउंडिंग्स अलग है। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। डज द मूवमेंट ऑफ दिस एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स। क्या ये जो मूवमेंट है, क्या ये जो लिविंग हैबिट है, ये उनके सराउंडिंग के हिसाब से है, और क्या ये ज़रूरी है कि वो जो पानी में रहने वाला है वो पानी में ही रहे, और जो मिट्टी में रहने वाला है वो मिट्टी पे ही रहे, जो पेड़ पे रहने वाला है वो पेड़ पे ही रहे? यस, ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्यों है, वो भी अभी समझेंगे, ठीक है। Let us consider fish and gods are example. Fish live in water. They have streamlined bodies. Streamlined body का मतलब होता है सीधा बॉडी, ठीक है, ऐसा कोनिया बॉडी, ठीक, streamlined बॉडी, ठीक है। और कह रहा है कि एंड फिन्स फॉर मूवमेंट, फिन्स है उनके पास, ये फिन्स है ना, ये फिन्स मूवमेंट के लिए है। चलिए क्या कह रहा है, एंड गिरासी, है ना, और गॉड्स लिव इन गिरासी एरिया एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। और इसके पास ये घास वाले जगह पे रहता है और लेग से मूव करता है कि नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है द साइज एंड शेप ऑफ द एनिमल्स आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। इसका जो साइज है और शेप है, डिज़ाइन है और साइज है, वो भी अलग है, इसका भी डिज़ाइन और शेप अलग है। क्यों? जहाँ रहते हैं उस हिसाब से। अब ये और थोड़ा डिटेल से आपको नीचे आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक एक्टिविटी है फिर से 2.10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ जानवर लेने हैं और उसके बारे में ये गुण पता करना है कि वो कहाँ रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैमल लिया है, वो कहाँ रहते हैं, है ना, सॉरी आपको अलग अलग क्या करने हैं, जानवर लेने हैं और वो कहाँ कहाँ जो है रहते हैं, किस जगह में रहते हैं, उसके बारे में लिखना है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। जैसे डिजर्ट में कैमल रहते हैं या कोई और जानवर डिजर्ट में रहते होंगे, वो लिखिए। माउंटेन में देवदार ट्री है, कोई और ट्री जो आप जानते हैं वो लिखिए। इन द ओशियन फिश है,
वेल भी होगा तो वो भी लिखिए। इन द फॉरेस्ट लायन है, और भी बहुत सारे जानवर है वो भी लिखिए, और कोई और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लिस्टिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What are your observation regarding plants and animals found in various region? Discuss your observation with your classmate. आप अलग अलग जगह पे कैसे कैसे एनिमल्स को देखते हैं और आपने क्या जो है रिजल्ट निकाला। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in the kind of region different from those found in another kind of region. आप ये देखेंगे कि एक जगह रहने वाले जानवर जो हैं दूसरी जगह से अलग हैं, यानी रीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, वो जगह कैसी है, कैसा हवा पानी है, कैसे पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पाया जाने वाला जानवर भी अलग अलग होता है। यहाँ पर दिया है कैक्टस का, आप देख सकते हो झाड़ी, और यहाँ पर दिया है एक देवदार का पेड़। आप देखो कैक्टस कैसा है, इसमें पत्ते भी नहीं है, और देवदार कैसा है, कोन जैसा है, उल्टा आइसक्रीम जैसा। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, एलेक्स रिकॉल्स दैट द ऑब्जर्व कैक्टस He observed cactus plant with the thick and fleshy stem in the desert of राजस्थान। अब एलेक्स कोई लड़का है क्लास 6 का, वो बताया कि भाई उसने देखा है राजस्थान में फ्लैशी स्टीम वाला, मोटा स्टीम वाला क्या कैक्टस को, जाहिर सी बात है होते हैं ऐसे। और माया शेयर दैट शी जो है सौ देवदार ट्री इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। और माया भी एक दूसरी लड़की है क्लास 6 की, वो क्या देखी है, वो देखी है देवदार के ट्री को कहाँ पे, हिमालय प्रदेश में, ठंडे जगह में, हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश में देखी है। दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। इनके जो डिज़ाइन है वो कोनिकल है, और इनका जो ब्रांच है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, वो आसानी से मुड़ जाता है। अब क्यों, देखेंगे आगे। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट। ये अलग है और ये अलग है, ये राजस्थान का है वो हिमाचल का है। अलग क्यों है, आप आगे देखिए। सराउंडिंग के हिसाब से उनको अलग होना जरूरी है, वरना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, खर्चा हो जाएगा भाइयों। फ्रॉम ईच अदर, वाई इट इज ट्रू सो, वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन वेरी फ्रॉम द अदर अनदर, लेट अस फाइंड आउट। क्यों अलग है पता लगाते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट। पहली बात क्या कह रहा है कि डिजर्ट में भाई पानी बहुत कम है। बात तो सही है, पानी डिजर्ट में क्या है, बहुत कम है। तो अगर पानी कम है, वहाँ पर पत्ते होंगे तो पत्ते से क्या होता है, पानी लूज होता है, और पानी लूज होगा, एक तो पानी मिल नहीं रहा, ऊपर से लूज हो जाएगा तो सूख जाएगा, है कि नहीं है। कह रहा है क्या, अ हॉट डिजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। और बालू पाया जाता है ना डिजर्ट में, बालू जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है, इसीलिए दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को बहुत ठंडी होती है। हमारे इधर के कोई पौधा ले जाकर रखोगे तो दिन के गर्मी में ही खर्चा हो जाएगा वो, और रात के ठंडे में भी खर्चा हो जाएगा। कहने का मतलब है नॉर्मल ऐसे पतले पतले पत्ता वाले वहाँ पे टिक नहीं सकते, वहाँ पे फ्लैशी मोटा स्टीम वाला चाहिए, ताकि अंदर में पानी भरा रहे, ठंडापन रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो तो वो बर्दाश्त कर ले उस गर्मी को, और उससे वो सूखे ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैक्टस का ट्री था, कैक्टस का जो भी पौधा था वो इसी काम के लिए मोटा था, और उसमें पत्ते भी नहीं थे। कह रहा है यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा यहाँ पर क्या कह रहा है, हाँ, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at night। अब ये गर्मी और ठंडी बर्दाश्त करने वाले जानवर ही या पौधे ही क्या करते हैं, रेगिस्तान में, डिजर्ट में रहते हैं। The fleshy stem of a plant found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition in this place। अब वही बात कह रहा है कि fleshy stem में वाटर होल्ड होता है, रहता है, प्रिजर्व रहता है, और वो क्या कर सकता है, दिन की बहुत गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है और वो नहीं सूखता है। द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस, ऊपर से उसके लेयर ऊपर से जो होता है ना, प्लास्टिक जैसा एक मटेरियल होता है जो कि पानी लूज करने से बचाता है, और भी गुण हैं। The mountains in the extremely cold region experience frequently snowfall. In order to survive in such condition, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. Conical shape and sloping branches of the other trees है ना, enable them to do so easily। अब क्या कह रहा है, कॉनिकल शेप होता है जब हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला देवदार ट्री का। इससे क्या होता है कि जब बर्फ़ बहुत गिरता है ठंडी में तो वहाँ पे वो बर्फ़ फिसल जाता है, वो बर्फ़ अगर उसको ढक लेगा, वो बर्फ़ अगर उसी पे अटका रहेगा तो वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर कुछ फंसता भी है उसके ब्रांच में तो फिर ऐसे झुक जाता है, जिसकी वजह से वो बर्फ़ गिर जाता है। अगर वो रिजिड रहेगा तो उसमें भारी हो जाएगा और वो टूट जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसा सराउंडिंग है वैसे प्लांट हैं, ठीक। Some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. You must have understood now that the biodiversity varies from the region to region because of the diverse condition। अलग अलग कंडीशन की वजह से डाइवर्सिटी क्या होता है, चेंज होता है। Look at the image of the camel from the hot desert of Rajasthan and a camel from the cold desert of Ladakh, है ना। What are the difference you observe between them? What is the advantage, है ना, डू दिस डिफरेंसेस प्रोवाइडेड टू द कैमल। अब क्या कह रहा है, दोनों कैमल ही है, लेकिन ये है राजस्थान का
और ये है लद्दाख का। इस कैमल का देखो बाल कम है क्योंकि गर्मी में रहता है, इस कैमल के बाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ठंडी में रहता है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। इसके हूफ्स जो हैं, खुर जो है, ये चौड़े चौड़े हैं ताकि बालों में धंसे नहीं, इसके कम चौड़े हैं ताकि बर्फ़ में जो है थोड़ा घुसे और ये फिसले नहीं। ठीक है, इसके पास भी कुहन है लेकिन एक है, इसके पास कुहन है लेकिन दो है। कुहन मतलब पीछे में आप जो देख रहे हो जिसमें इसका फैट स्टोर रहता है, आगे अभी हम लोग देखेंगे। और भी फीचर्स होंगे इसके पास जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये डिज़र्ट में सर्वाइव कर पाता है और ये स्नो में सर्वाइव कर पाता है। चलिए, द कैमल इन द हॉट डिजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स विथ वाइड हुप्स। अब इसके पैर लंबे होते हैं। पैर लंबे होने से क्या फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है कि उसका बॉडी जो होता है ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर होता है, जिसकी वजह से गर्मी क्या होती है, उतना नहीं पहुंच पाता है उस तक, जिसकी वजह से कम गर्मी उसके बॉडी में, पेट में कम गर्मी लगेगा। अगर ये नीचे होता, यहाँ पे पेट होता तो ज़्यादा नज़दीक होता ग्राउंड से और ज़्यादा गर्मी फील करता। चलिए और देखते हैं। इस तरीके से वाइड हुप्स है ना, इसके खुर क्या होते हैं, वाइड होते हैं। इस तरीके से एलेक्स शेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हुप्स हेल्प द कैमल टू वॉक ऑन द सैंडी डिजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड, जिससे वो पानी बालों में धंसेगा नहीं। ये वाइड होता, चौड़ा होता है तो आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, वही चीज़ है। क्या कह रहा है यहाँ पे, On the other hand, the height and the legs of the camel in the cold desert are comparatively shorter than those found in a hot desert. These short legs allow them to walk easily on mountain region. और इसके छोटे पैर होते हैं और थोड़े नुकीले होते हैं, उतना चौड़ा नहीं होता है इनका खुर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ में थोड़ा धंसना चाहिए, है ना, हल्का फुल्का, ताकि फिसले नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। इन डिजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली। अब जाहिर सी बात है, डिजर्ट में फूड उतना आसानी से मिलेगा नहीं। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प, पीछे जो हम्प होता है उसका कुहान जो आपने देखा था पिट्ठी पे। कैमल इन द हॉट डिजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड। जब उसको फूड नहीं मिलता है, उस हम्प में क्या होता है, फैट होता है, जो बाद में वो जो प्रिजर्व करके रखता है पहले, और वो क्या करता है बाद में उस फैट का यूज़ करके अपनी भूख प्यास को मिटा सकता है। ठीक है, कैमल्स इन द कोल्ड डिजर्ट हैव टू हम्प्स ईच। अब दो होता है भाई कोल्ड वाले के पास। क्यों? जब ज़्यादा ठंडी होगी तो वहाँ पे और खाने की स्कार्सिटी हो जाती है, तो फिर अपने हम्प से क्या करता है, वो अपना काम चला रहा होता है। These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and valley। अब क्या कह रहा है कि उनके दोनों हम्प जो होते हैं छोटे हो जाते हैं कोल्ड में। जब ठंडी होती है ना तो उनके हम्प छोटे हो जाते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि वो यूज़ कर चुका होता है उसका, है ना, अपने भूख और प्यास को बुझाने के लिए। मोरेवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। अब यहाँ पर हेयर भी आपने देखा था, है ना, कैसे स्नो वाले का हेयर ज़्यादा था ताकि गर्म रहे। विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख, जो ठंडी में उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। दैट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डिजर्ट। डिजर्ट वाले में रहने वाले का ऐसा क्या खास और फीचर होगा भाई जिससे कि डिजर्ट में वो रह पाता हो? बिल्कुल, और भी फीचर्स होंगे। यहाँ पर लिखा है कि अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। काशी फ्रॉम राजस्थान, जो कि काशी राजस्थान से थी, वो बोली कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन। कैमल जो होता है, जो डिजर्ट में रहता है, वो पेशाब भी कम करता है। देयर डंग इज ड्राई, और उनके गोबर भी सूखे होते हैं। एंड दे डू नॉट स्वेट, और पसीना भी नहीं निकलता है। इन सब से क्या करता है, पानी बचाता है। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ओके बच्चों, बिना पानी के बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है क्योंकि वो पानी कम लूज करता है अपने, उनका गोबर सूखा होता है, पसीना नहीं निकलता है और पेशाब भी कम ही करता है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ, अच्छा एक और मैं बता देता हूँ, उसके आँख में भी एक लेयर होता है, झिल्ली होती है, कि वो ये बंद करने का, ये पलक बंद करने के बाद भी वो चल सकता है। क्योंकि रेगिस्तान में जब हवा चलती है ना बहुत तेज़, तो वो जो है हवा उसके आँख में अगर बालू जाएगा तो कैसे जो है वो चलेगा, चल नहीं पाएगा। इसीलिए उसके पास एक स्पेशल फीचर होता है ये वाला बंद करने का भी, बंद करके देख सकता है वो। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। ठीक है, अब माया कह रही है कि उसने खूबसूरत रोडोडेंड्रॉन्स के फूल देखे हैं इन द, कहाँ, शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज, नीलगिरी के पहाड़ों में उसने देखा है। हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हेवी विंड्स ऑन ए माउंट टॉप्स। अब क्या कह रहा है कि ऑन द माउंटेन टॉप्स, कह रहा है क्या कि वो जो देखी है माया रोडोडेंड्रॉन्स, ये जो था वो छोटे छोटे थे। मतलब नीलगिरी के पहाड़ों में जो रोडोडेंड्रॉन्स था वो छोटा छोटा था। वो कैसा था, छोटा छोटा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती है, अगर वो बड़ा बड़ा पौधा रहेगा तो हवा से टूट जाएगा। लेकिन वहीं पर देखिए कुछ और है। हाउएवर पेमा जो है, हु इज़ द सिक्किम से है, मेंशन दैट, वो बोलती है शी हैज़ ऑब्जर्व रोडोडेंड्रॉन्स इन द
नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर, और उसने रोडोडेंड्रॉन्स देखे सिक्किम में ऊंचे ऊंचे, क्योंकि वहाँ पर उस तरह की हवा नहीं चलती है जैसे नीलगिरी के पहाड़ों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो जैसे जहाँ पर परिस्थिति होती है, जैसे जहाँ पर कंडीशन होता है वेदर का, उसी हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, उसका जो ग्रोथ होता है और सब कुछ, ठीक है, ताकि वहाँ पर वो क्या कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके बच्चों। So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different region to survive the condition of the region। अब क्या कह रहा है, हालांकि एक ही पौधा है, रोडोडेंड्रॉन ही है, लेकिन सिक्किम में वो बड़ा है और नीलगिरी में वो छोटा है। एक ही पौधा अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज़ का है, क्यों? क्योंकि उसको सर्वाइव करना है उस जगह पे, तो उसको वैसे ही फीचर अपने अंदर डेवलप करने होंगे। सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विथ हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट। अपने पेरेंट के साथ सागर गया था अंडमान निकोबार, जो कि एक आइलैंड है हमारे इंडिया का। तो कह रहा है कि ही सॉ ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिश इन द ओशियन। उसने बहुत सारे क्या देखे थे, वेल्स देखे थे और मछलियां देखी थी ओशियन में। हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश मेक इट इजियर फॉर देम इन स्विम इन वाटर। अब क्या कह रहा है, उनके फादर ने कहा कि इनका जो स्ट्रीमलाइन छोटा सा बॉडी होता है, ये इसको हेल्प करता है वाटर में सर्वाइव करने के लिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वी हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। अब हमने क्या पढ़ा कि कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो किसी प्लांट या एनिमल के क्या करते हैं, फिट करते हैं किसी स्पेशल रीजन में। तो कह रहा है द स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा, आप इसको याद कर लीजिएगा। एडेप्टेशन किसे कहते हैं, वो फीचर जो किसी प्लांट या एनिमल को एबल करवाता है किसी जगह पे रहने के लिए। यानी एक जानवर है जो किसी जगह पे रहता है, तो उसके पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो उस जगह पे रह पाता है, ठीक है। तो वो जो उसके पास कैपेसिटी है, वो जो गुण है जिसकी वजह से वो किसी स्पेशल एरिया में रह पा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। यानी हम अगर यहाँ से अभी किसी ठंडे जगह में चले जाएँ और वहाँ पर हमको सर्दी लग जाए और हम वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकेंगे, लेकिन अगर हम वहाँ रहने लगे थोड़ा थोड़ा करके, अगर हमारे अंदर वो गुण डेवलप हो गया कि हम भी उस ठंडे जगह को सर्वाइव कर पा ले, तो हमने क्या कि हमने अडॉप्ट कर लिया। एडेप्टेशन क्या है, बेसिकली किसी एनिमल या प्लांट का किसी स्पेशल जगह के हिसाब से अपने अंदर एक फीचर डेवलप कर लेना कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। ओके बच्चों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर एडेप्टेशन दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन। अब रोडोडेंड्रॉन के बारे में हमने जो पढ़ा, ये वही चीज़ है कि इसको एडेप्टेशन में फीचर हुआ, ठीक है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ पर जो रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब आप घर समझ लो, इन्वायरमेंट समझ लो, जहाँ पर जो रहता है वो उसका हैबिटेट है बच्चों। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव्स इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी, है ना, टर्टल्स इज द सी और द ओशियन। अब जो कछुआ सी में रहेगा या ओशियन में रहेगा, उसका हैबिटेट वही सी या ओशियन है। द हैबिटेट ऑफ द कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डिजर्ट एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रॉन इज द माउंटेन। The habitat of the plants and animals provides them for food, है ना, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब क्या कह रहा है, जो जहाँ रहता है वो उसका हैबिटेट है। कोई माउंटेन में रहता है तो माउंटेनियस हैबिटेट है, कोई डिजर्ट में रहता है तो उसका डिजर्ट हैबिटेट है, कोई पानी में रहता है तो उसका वो हैबिटेट है। हैबिटेट क्या है, बेसिकली वो घर है, वो इन्वायरमेंट है जो उसको सब कुछ देता है। क्या क्या देता है, तो उसके प्लांट देता है, वाटर देता है, वाटर देता है, फूड देता है, एयर देता है, शेल्टर देता है। शेल्टर मतलब घर, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो किसी एनिमल या प्लांट को कहीं रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए। ओके बच्चों, तो उसका हैबिटेट हुआ। चलो, मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैबिटेट का मतलब फिर मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आप एनवायरनमेंट समझ लो, आप समझ लो, घर समझ लो, कोई जगह जहाँ पर कोई रहता है वो उसका हैबिटेट है। हमारा हैबिटेट क्या है, हमारा हैबिटेट ये तराई है, ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये मिट्टी है, ठीक है, ये हमारा हैबिटेट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेन एरिया है, यहाँ पर नॉर्मल मौसम होता है, यहाँ पर पेड़ पौधे जिस हिसाब से पाए जाते हैं, हमारा हैबिटेट है। ओके, चलिए एनवायरनमेंट कह सकते हो आप हैबिटेट का। Habitat plays an important role in the shaping the biodiversity of a region। Habitat बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी जगह के बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में। बायोडाइवर्सिटी क्या था कि किसी जगह पे कैसे प्लांट या एनिमल रहते हैं, वो हैबिटेट पे डिपेंड करेगा ना। चलो, जहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी उसी हिसाब से ना वहाँ पे जानवर या प्लांट पाए जाएंगे। तो हैबिटेट जो है बेसिकली किस पे, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करा हैबिटेट पे, है कि नहीं है। नो अ साइंटिस्ट। अब देखो, साइंटिस्ट एक और आ गए हमारे पास जिसका नाम है सालिम अली। सालिम अली साहब 1896 में पैदा हुए थे और 1987 में मर गए हैं। ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स, है ना, द प्रिपेयर्ड। और उसने, सालिम अली साहब को जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने क्या करा, पूरे देश में घूम घूम करके बर्ड्स का कलेक्शन किया और बर्ड्स के बारे में ऑब्जर्व करा और लिखा, ठीक है।
ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिट्स। उसने बर्ड्स के लिस्ट बनाए, उसके हैबिट्स, उसके सब कुछ, उसके गुण के बारे में उसने लिखा और पता लगाया। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद द हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टूक मीजर टू कंजर्व दिस रीजन। और जहाँ जहाँ ज़्यादा चिड़िया पाए जाते थे उस जगह को, उस रीजन को क्या करा उसने, कंजर्व करने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी। ओके, उनकी कोशिशों की वजह से केवलाडियो है ना नेशनल पार्क बना भरतपुर में। उसके अलावा राजस्थान एंड रंगना थिटू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या में बना। कर्नाटक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन ही प्रिजर्व। ये सब वो जगह है जो उनकी कोशिशों की वजह से क्या हुआ, प्रिजर्व किया गया, उनको रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया गया। ओके बच्चों, ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और उसने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले बर्ड्स के बारे में 10 अलग अलग 10 वॉल्यूम की किताब लिखी उसने। ओके, जिसमें सब कुछ डिटेल जो है चिड़ियों के बारे में था इस इंडिया के। ही रिफर्ड टू द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1976 और उसका अवार्ड भी मिला, पद्म विभूषण से उसको सम्मानित किया गया, उसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। वट आर द डिफरेंट, यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, है ना। वन वे इज टू ग्रुप देम इन दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दोज दैट लिव्स ऑन वाटर। कैसे आप हैबिटेट के हिसाब से, कौन कहाँ रहते हैं इसके हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं एनिमल का या प्लांट का। ठीक है, यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू टेरिस्टेरियल हैबिटेट। जमीन पर रहने वाले प्लांट और एनिमल का जो हैबिटेट है वो है टेरिस्टेरियल हैबिटेट। ठीक है बच्चों, मैंने हैबिटेट कहा घर, एनवायरनमेंट। जमीन पर रहने वाले, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, है ना, उसके हैबिटेट का हम लोग कहेंगे टेरिस्टेरियल हैबिटेट। ओके, एग्जाम्पल है टेरिस्टेरियल हैबिटेट का, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया या माउंटेन हो गया, ये सब टेरिस्टेरियल है क्योंकि ये सब जमीन पे है। ओके, फॉरेस्ट भी हो गया, डिजर्ट भी हो गया, ग्रासलैंड भी हो गया, माउंटेन्स भी हो गए। चलिए, द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। अब जो पानी वाले हैबिटेट हैं, ठीक है, जो पानी में रहते जानवर में उनका हैबिटेट हुआ वाटर, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर में वो सब वाटर बॉडीज आएंगे, चाहे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि मछली कौन से हैबिटेट में रहती है, तो एक्वेटिक हैबिटेट में। वेल एक्वेटिक हैबिटेट में, केकड़ा एक्वेटिक हैबिटेट में, टर्टल एक्वेटिक हैबिटेट में। अगर आपको हम किसी जानवर के बारे में पूछेंगे, चिड़िया के बारे में पूछेंगे, ऊपर पेड़ पर रहने वाला हो, चाहे पहाड़ पर रहने वाला हो, चाहे मरुभूमि में रहने वाला हो, वो सब के सब टेरिस्टेरियल हैबिटेट के अंदर आएगा। मतलब मोटा मोटी टेरिस्टेरियल हैबिटेट का 2 टाइप हो गया, टेरिस्टेरियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। ओके बच्चों, लेकिन तीसरा भी है। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं बच्चों, उसको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया टर्टल या फ्रॉग, है ना, ये वैसे एनिमल हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ द प्लांट और एनिमल इज डैमेज्ड। अगर हैबिटेट यानी इस घर को अगर खत्म कर दिया गया तो क्या होगा, या बर्बाद कर दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया तो क्या होगा। व्हाट वुड हैपन इफ अ गॉड डज नॉट गेट ग्रास। खाने के लिए अगर घास नहीं होंगे बकरी को तो क्या होगा, खर्चा हो जाएगा, मर जाएगा, है कि नहीं है। कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या एक मछली पानी के बिना रह सकती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। चेक विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंडपा। अब कह रहा है कि पेरेंट्स नेवर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और द अदर एनिमल दे यूज टू सी फ्रीक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। आप सुन सकते हो अपने बड़ों से कि बहुत सारे ऐसे जानवर या चिड़िया या कुछ कीड़े मकोड़े थे जो बचपन में वो खूब देखती थी लेकिन अब नहीं देखती हैं। क्यों? दिस चेंज often happen when habitat are damaged. The damage to habitat of plants and animals result in loss of the homes, food and the resource. This leads to the loss of biodiversity. अब कह रहा है क्या ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ख़राब कैसे होता है? जब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से किसी का शेल्टर, किसी का घर, किसी का हैबिटेट खर्चा होता है, तो हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पाए जाने वाले जानवर क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं या खर्चा हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर ऐसे ही अपने देश में हैबिटेट को बचाने के लिए कोशिश की गई। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, हैव डिक्लाइंड इन इंडिया। इनके जो नंबर्स हैं वो कम हो गए इंडिया के अंदर, बंगाल टाइगर का, चीता का और एक चिड़िया जो आप देख सकते हो जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। टू लॉस ऑफ नेचर हैबिटेट काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इंसानों के कारनामों की वजह से ऐसा हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। अब इंडिया के जो सरकार है उन्होंने भी क्या करी, बहुत सारी कोशिशें करी कि बायोडाइवर्सिटी हमारा
बचा रहे। प्रोजेक्ट टाइगर जो था, जिसमें हम लोग बंगाल टाइगर को बचाने की कोशिश करते हैं, वो स्टार्ट हुआ। द चीता है ना, री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है हाल ही में 2022 में लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा, जिसमें हम लोग क्या करें, चीता के पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाहर से लाए भी थे, है ना। उसके अलावा ऐसे एक है हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बिन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर जो चिड़िया पाए जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्टेड एरिया जो है घोषित किया गया, ताकि वहाँ पर कोई भी किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे कि उसको नुकसान हो। ओके बढ़िया, ओके बढ़िया, समझ में आ रहा है? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ, लाइक किए बिना कैसे चले जाओगे यार, गलत बात है, ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ये सेक्रेड ग्रुप्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, किसी एक एरिया में लोकल लोग जो है उसकी हिफाजत करते हैं, सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती, लोकल लोग कर लेते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेज ऑफ फॉरेस्ट, कोई जंगल वंगल का हिस्सा जो डिस्टर्ब नहीं किया जाता है किसी के द्वारा। देयर साइजेस मे वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, छोटा एरिया भी हो सकता है, बड़ा एरिया भी हो सकता है। सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में पाया जाता है। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमेरस, है ना, मेडिसिनल प्लांट। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल एंड कट ट्रीज इन दिस ग्रुप्स। अब क्या कह रहा है कि वहाँ के लोकल लोग, उस जानवर, उस जंगल के लोकल लोग क्या करते हैं, उसको बचाते हैं, यानी उस जंगल के किसी भी तरह के जानवर या पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहाँ के लोकल लोग उसको क्या करते हैं, बचाते हैं, है ना। उसमें मेडिसिनल प्लांट वगैरह भी होते हैं, बहुत किस्म के प्लांट या जानवर हो सकते हैं, ठीक है। दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड, है ना, ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड होता है, ये कम्युनिटी ही इसको बचाती है, सरकार इसके लिए कोशिश नहीं करती। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन, क्या आपके एरिया में कोई ऐसा है? आप अगर है तो पता लगाइए। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा एनसीईआरटी का ये खत्म हो जाता है लाइन बाय लाइन सेशन। ओके, तो कैसा लगा आपको क्लास, बताइए, कमेंट करिए। अच्छा लगा, समझ में आया? अगर फास्ट हो गया, कहीं पर स्पीड आपको ज़्यादा लग रहा था, आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे एक ऑप्शन है, कम कर सकते हो, 0.5x कर लेना। चलो भाई, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर दो तरह के बीज हैं, अब इनके लीफ वेनेशन बताने हैं। तो गेहूँ है तो इनका लीफ वेनेशन क्या होगा, पैरेलल है। बीन है तो इसका लीफ वेनेशन क्या होगा, इसका लीफ वेनेशन आपको रेटिकुलेट होगा। ओके, यहाँ पर कुछ जानवर दिए हैं, उसको इस 3 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। जो ज़मीन पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले, जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट वाले, और जो दोनों जगह रहते हैं एम्फीबियंस वाले। ओके, तो यहाँ पर इससे हॉर्स है, वो क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया। डॉल्फिन है, एक्वेटिक हो गया। फ्रॉग क्या हो गया, दोनों जगह रहते हैं, एम्फीबियन हो गया। क्रोकोडाइल क्या हो गया, वाटर वाला हो गया, सर वो दोनों जगह एम्फीबियन हो गया। स्क्वायरल टेरेस्ट्रियल हो गया। वेल वाटर हो गया। अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल हो गया। पिजन टेरेस्ट्रियल। टोर्टाइज दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से मनु जो है, उसकी माँ है, एक किचन गार्डन जो है मेंटेन करती हैं। वन डे शी वाज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल, मूली निकालती है और पूछते हैं मनु से कि इसमें किस तरह का रूट है। तो आप बताओ किस तरह का रूट होगा रेडिश में, वही है ना सवाल। एग्जामिन द रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट। हाँ, किस तरह का रूट है रेडिश में, जाहिर सी बात है रूट में टैप रूट ही है ना। क्या रूट है उसमें, टाइप रूट है, टैप रूट है। और उसका वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन गोट एंड गोट फाउंड इन द प्लेन। भाई इसमें दो इमेज दिया है और कह रहा है इनका क्या डिफरेंस होगा, बताओ। माउंटेन गोट का क्या है और हमारे गोट प्लेन में पाए जाने वाले गोट का क्या है। कहने का मतलब है क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, हमें बताने हैं। वेरी सिंपल है। माउंटेन गोट पे आप देखो ज़्यादा इनके बाल हैं, क्यों ज़्यादा बाल इसलिए हैं ताकि इनको ठंडी ना लगे। इसमें कम है क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठंडी कम होती है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि इसमें फैट ज़्यादा होते होंगे, है कि नहीं है, जिसमें उसको उसके बॉडी को वार्म रखा जाता होगा, और इसके फैट कम होते हैं। ऐसे आप और भी चीज़ें दी गए हैं कि यहाँ पर जैसे कि ग्रुप बनाइए, पिजन का, बैट का, टॉर्टोइज का, वेल का, फिश का, ग्रासहॉपर का, लिजर्ड का, है ना, कि किसी एक फीचर को लेकर के इनका आप ग्रुप बनाइए अपने हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पर एक सवाल है कि पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से लोग अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कैसे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है कि नहीं है, और उससे आप कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में लेकर के आप अपने हिसाब से अलग अलग ओपन एंडेड इसका आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई एक प्लांट का नाम लिखना है, उस प्लांट में पत्ते हैं कि नहीं लिखना है। अगर पत्ते हैं तो उसमें कैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट है कि पैरेलल है, वो लिखना है। तो आपको क्या एक सारे प्लांट लेने हैं और इस तरीके से उसका जवाब देते चलना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई एक प्लांट है उसका नाम लिखो, कहने का मतलब मैंने लिया रोज़। लीव है, यस लीव है। कैसा रेटिकुलेट है कि पैरेलल है, तो रेटिकुलर वेनेशन है। इस तरह से लिखते चलना है बस। राज आर्ग्यूज दैट हिज, देखो जो गुड़हल है वो हिबिस्कस का जो प्लांट है ना, वो एक
क्या है, आर्किस गुड़हल हिबिस्कस शर्ब है। तो कह रहा है कि आप क्या पूछोगे जिससे प्रूफ होगा कि गुड़हल शर्ब है कि नहीं। तो शर्ब के जो गुण होते हैं, हर्ब शर्ब के क्या गुण होते हैं, मीडियम साइज प्लांट होना चाहिए, उसका स्टेम में भी क्या होना चाहिए, थोड़ा वुडन हार्ड होना चाहिए, है ना। तो उनके जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड फ्लोर से थोड़े ही ऊपर से निकल जाने चाहिए। अगर ये सब गुण इस पर पाए जाते हैं, यही सब सवाल करेंगे, अगर ये सब गुण पाए जाते हैं तो जस्टिफाई कर देगा उसके आंसर को। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट एबल टू फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लांट्स, है ना, फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप पता लगाइए, डाइकोट टैपरूट वाले इसका एग्जाम्पल, मोनोकोट फाइब्रस रूट वाला इसका एग्जाम्पल। हम बता दें आपको क्या, टैपरूट वाला डाइकोट वाले आपका चना था एक, मोनोकोट वाले फाइब्रस रूट वाले मोनोकोट अच्छा फाइब्रस रूट वाले एक तो मेज़ था ही, और भी बहुत सारे होते हैं भाई, गेहूँ डाल दो, चावल डाल दो, मतलब सब इसी में आएंगे, मोनोकोट और फाइब्रस रूट वाले ही हैं। उसके अलावा इसमें कह रहा है कि इससे क्या फीचर है, यहाँ पर देख रहे हो इसके पैर ऐसे हैं क्योंकि इससे इसको तैरने में हेल्प होता है। इसके पैर ऐसे हैं, ज़मीन नोचता है, कीड़ा वाड़ा मिलता है, दाना वाना तोड़ता है, दाना तोड़ता तो इससे कीड़ा वाड़ा मिलता है और उसे खाने में हेल्प होता है। ओके बच्चों, इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं अपने पीपीटी की ओर और हम लोग रिवाइज करके चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वेलकम है फिर से आपका रिवीजन में। हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं और हमने एनसीईआरटी में अभी पढ़ा बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशंस, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुपिंग किसे कहते हैं, अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर्स के हिसाब से अगर हम किसी चीज़ों को अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। आप ये सब कुछ नोट करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी खास जगह में जो वेराइटी ऑफ एनिमल्स या प्लांट पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हैबिटेट किसे कहते हैं, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव प्रोवाइडिंग देम विथ फूड वाटर एयर एंड शेल्टर। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर कोई रहता है जो उसको उसका खाना देता है ना, हवा पानी देता है। ओके, एडेप्टेशन किसे कहते हैं, द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। एडेप्टेशन मतलब वो गुण जिसकी वजह से कोई कहीं रह पाता है, यानी मेरे अंदर कुछ खास ऐसे गुण होंगे कि मैं इस जगह पर रह पाता हूँ। किसी पहाड़ पर रहने वाले के पास खास ऐसा गुण होगा कि वो पहाड़ पर रह पाता है। पानी में रहने वाले के पास ये गुण होगा कि वो पानी में जिंदा रह सकता है। बच्चों, अगर हमारे तरह ही नाक होते मछली को भी तो क्या वो पानी में वैसे रह पाता जैसे वो रहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो उसके गुण होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उसको इनेबल करता है किसी जगह में रहने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा फोटो तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ पर ट्रीज शर्ब्स और हर्ब्स का डेफिनेशन दिया हुआ है कि टॉल प्लांट विथ थिक हार्ड वुड स्टेम, वो ट्री होता है जैसे कि एग्जाम्पल में मैंगो। मीडियम साइज़ के प्लांट जो हार्ड वुड स्टीम होते हैं और ब्रांचिंग उनके क्लोज टू ग्राउंड होता है, ज़मीन के नज़दीक ही होता है, उसको हम लोग जो है शर्ब्स कहते हैं। रोज़ एग्जांपल है। हर्ब्स में आप कह सकते हैं ऐसे प्लांट जो सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन स्टीम वाले होते हैं, जैसे एक टोमेटो एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा हर्ब्स है। प्लांट्स के और दो टाइप जो रेंगते हैं, प्लांट्स विथ वीक स्टीम दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स। और प्लांट्स क्रीप विद अलॉन्ग द ग्राउंड, उसको हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है टैप रूट। रूट का ये टाइप है, आप देख सकते हो टैप रूट, मेन रूट विथ स्मॉलर, है ना, साइड रूट्स, जो ये वाला है ये टैप रूट वाला एग्जांपल है। और इसके रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं जिसमें नेट लाइक पैटर्न होता है। फेवरस रूट यानी गुच्छा वाला, जिसमें एक ही जगह से बहुत सारा रूट निकल जाता है, वो पैरेलल वेनेशन होता है। उसमें पैरेलल वेनेशन मतलब सीधा सीधी लकीर होता है उसके पत्ते में। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। टाइप्स ऑफ सीड, आप डाइकॉट, जिसमें आपको एक लेयर निकालने के बाद क्या मिल जाएगा, दो ठो अंदर से लेडन्स मिल जाएंगे, कॉट मिल जाएंगे। तो सीड विथ 2 कॉटिलेडन्स उसको हम लोग डाइकॉट कहते हैं या डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। सीड विथ 1 कॉटिलेडन्स उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं या मोनोकॉटिलेडन्स कहते हैं। आप ये सब का नोट बना सकते हो, आप ये सब लिख सकते हो, याद कर सकते हो। बाकी हमने तो अभी पूरे बहुत अच्छे से समझा ही है चैप्टर में कि क्या कैसा है। उसके अलावा वेनेशन जो होता है, डिज़ाइन यानी पैटर्न जो होता है, वो क्या होता है, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ, पत्ते पे जो पैटर्न होता है उसको हम लोग वेनेशन कहते हैं। वेनेशन 2 किस्म का है, रेटिकुलेट है और पैरेलल है ना। नेट लाइक पैटर्न जो होता है वेन्स का, है ना, उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, जो कि हिबिस्कस में है। पैरेलल वेनेशन किस में होता है, वेन्स, है ना, रन पैरेलल टू ईच अदर, वो बनाना वगैरह में होता है या घास वगैरह में होता है। यहाँ पर भी एग्जांपल्स आपको ये रेटिकुलेट के हैं और ये आपको पैरेलल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको इस चैप्टर से याद रखना चाहिए कि प्लांट एंड एनिमल्स वेरी इन साइज, शेप, कलर एंड स्ट्रक्चर। प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, साइज, शेप, स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। प्लांट्स कैन बी, है ना, ग्रुप्ड बेस्ड ऑन दी स्टीम टाइप, लीफ वेनेशन, टेप, है ना, रूट टाइप एंड सीड टाइप। प्लांट्स के ग्रुपिंग हम लोग उसके स्टीम के हिसाब से, उनके पत्ते के डिज़ाइन के हिसाब से, उनके जड़ के हिसाब से और उनके बीज के हिसाब से कर सकते हैं। एनिमल कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन दी मूवमेंट, हैबिटेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर।
एनिमल को हम लोग कैसे चलता है उस हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हैं, या कहाँ रहता है उस हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हैं, या उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट था वो हैबिटेट के हिसाब से था। ग्रुपिंग हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। ग्रुपिंग से हम लोग को क्या होता है, आसानी हो जाती है, हम लोग स्टडी कर पाते हैं आसानी से ऑर्गेनिज्म का। बायोडाइवर्सिटी इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस, है ना, स्पीड एंड मेंटेनेंस, है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस। और बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर्स ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्टिंग लीडिंग टू दी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज। अब जाहिर सी बात है अगर हमारे कुछ ऐसी हरकतें होंगी जिससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में चला जाता है, बर्बाद होता है। आगे लिखा है सर, हैबिटेट किसे कहते हैं, प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव प्रोवाइडिंग देम विथ फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, कि वो जगह जहाँ पर कोई रहता है ना, वो उसका हैबिटेट होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट और एम्फीबियंस, ये 3 किस्म के हैबिटेट हैं जो इसमें पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर। एक है प्लांट्स एंड एनिमल्स जो रहते हैं फॉरेस्ट, डिजर्ट वगैरह, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर में आता है। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है, जो प्लांट्स एनिमल रहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, जिसमें पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह आता है, यानी पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन में जो भी रहते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में आएंगे। एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों जगह रहते हैं। एडेप्टेशन है अगला। एडेप्टेशन तो आपको पता ही है, वो फीचर जिसकी वजह से हम कहीं पर एडॉप्ट होते हैं। तो डिजर्ट एडेप्टेशन क्या होता है, जैसे कैक्टस स्टोर वाटर इन इट्स फ्लैशी स्टीम। हमने कैक्टस के बारे में पढ़ा कि उसका फ्लैशी स्टीम होता है जिसकी वजह से वो कहाँ रह पाता है, डिजर्ट में रह पाता है। कैमल के पास हम्प होता है जो उसमें खाना स्टोर रहता है और वाटर स्टोर रहता है। माउंटेन एडेप्टेशन में हमने क्या देखा, देवदार का ट्री देखा जिसका कोनिकल शेप था, जिसकी वजह से स्नोफॉल से उसको राहत मिलती थी। रोडोडेंड्रॉन जो है उसका साइज़ था छोटा कहीं पर, जो उसका हवा से बचाता था। एक्वेटिक हैबिटेट में हमने देखा एडेप्टेशन में कि फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। हमने ये सब चीज़ें देखा, ओके। उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक लिखा हुआ, कोई बात नहीं। जाने के अमल के बारे में हमने देखा, जो कि एक बोटनिस्ट थी, उसने क्या करा, इंडिया के बहुत सारे प्लांट बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम करा। और वो जो एक मूवमेंट था, है ना, उस वैली को बचाने वाला मूवमेंट, वो भी इसने करी। उसके अलावा सालिम अली जो था, इसको हम लोग बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनने भी हमारे इंडिया के बर्ड के डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, है ना, बहुत मेहनत करी और बहुत कोशिशें करी और सक्सेसफुल भी रहे। चलिए, थैंक यू बच्चों। यहाँ तक हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और हमने आज देखा चैप्टर 2 क्लास 6 का, है ना, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन और प्लस रिवीजन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ओके।